चलिए आज के इस गहन चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। जब भी हम कोई भी इंसान जब घर से बाहर कदम रखता है, सड़क पर गाड़ी चलाता है या इंटरनेट पर किसी से बात भी करता है, तो एक अदृश्य सुरक्षा जाल हमेशा हमारे चारों ओर होता है। सही कहा। और हम अक्सर इस जाल के बारे में तब तक नहीं सोचते जब तक कि वो टूट ना जाए। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो कोई आम कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये भारतीय न्याय संहिता है, जिसे हम BNS भी कहते हैं। BNS, हाँ। आज हम इसकी धारा 1 से लेकर 50 तक का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। पहली नजर में ये बस धाराओं और उपधाराओं का एक नीरस पुलिंदा लग सकता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। सच मानिए, ये हमारे न्यायतंत्र का मूल व्याकरण है। ये सिर्फ यह नहीं बताता कि क्या गैर कानूनी है, बल्कि गहराई से ये परिभाषित करता है कि एक समाज के रूप में हम सही और गलत की पहचान कैसे करते हैं। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम अक्सर कानून को सिर्फ एक सजा देने वाली मशीन के रूप में देखते हैं, जिसका काम सिर्फ डंडा चलाना है। लेकिन जब इन दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया जाता है तो पता चलता है कि कानून सिर्फ परिणाम नहीं देखता। तो और क्या दिखता है? वो किसी भी कार्य के पीछे की मंशा देखता है, जिसे कानूनी भाषा में इंटेंट कहते हैं, और उन विशेष परिस्थितियों का भी मूल्यांकन करता है जिनमें कोई कार्य किया गया। अच्छा। इस चर्चा का हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि हम ये समझ सके कि हमारा कानून सोचता कैसे है, और इसके लिए हमें किसी भारी भरकम कानूनी शब्दावली की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, और यही बात इस विषय को इतना जीवंत बनाती है। तो शुरुआत करते हैं इसके बुनियादी ढांचे से। ठीक है। धारा 1 से लेकर 6 तक इसी बात पर केंद्रित हैं कि ये संहिता कहाँ और कैसे लागू होती है। मुझे स्रोत में जो सबसे दिलचस्प बात लगी वो है धारा 4 और 5 का दायरा। भौगोलिक सीमाओं वाली बात। हाँ, हम आमतौर पर सोचते हैं कि भारत का कानून सिर्फ भारत की सीमाओं के भीतर ही काम करता है जी, लेकिन इन धाराओं से स्पष्ट होता है कि अगर कोई अपराध भारत के बाहर भी किया गया है, मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश में बैठकर साइबर अपराध कर रहा है, या भारत में रजिस्टर्ड किसी कंप्यूटर या जहाज को निशाना बना रहा है, बिल्कुल, तो उस पर भी ये कानून पूरी तरह से लागू होता है। देखिए, अगर हम इसे आज की तकनीक और वैश्वीकरण के नजरिए से देखें तो ये न्याय की पहुंच को दर्शाता है। आज की दुनिया में अपराध पूरी तरह से डिजिटल हो सकते हैं। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है कि न्याय की पहुंच सिर्फ एक भौतिक सीमा तक सीमित नहीं है। कोई ये कहकर नहीं बच सकती या सकता कि सर्वर तो दूसरे देश में था। सही बात है। इसके साथ ही धारा 6 ये सुनिश्चित करती है कि ये नई संहिता अन्य विशेष कानूनों के साथ कैसे तालमेल बिठाएगी ताकि कानूनों के बीच कोई टकराव ना हो। इसका जिक्र धारा 7 से 10 तक किया गया है। जी। स्रोत के अनुसार धारा 7 दंड के प्रकारों को परिभाषित करती है, धारा 8 जुर्माने यानी फाइन से जुड़ी है, और धारा 9 और 10 ये स्पष्ट करती हैं कि कारावास साधारण होगा या कठोर। हम अक्सर फिल्मों में सश्रम कारावास जैसे शब्द सुनते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुक कर पूछना चाहता हूँ, क्या कानून का उद्देश्य सिर्फ लोगों को जेल में डालना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये कठोर और साधारण कारावास के बीच इतना बारीक अंतर क्यों रखा गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कठोर और साधारण कारावास के बीच का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि अपराध की प्रकृति कितनी गंभीर थी, और सबसे जरूरी, अपराधी की मानसिकता क्या थी। अच्छा। न्याय प्रणाली का उद्देश्य सिर्फ बदला लेना नहीं है, यह सुधार और निवारण रिफॉर्मेशन और डिटोरेंस के बीच एक संतुलन बनाती है। यानी हर किसी को एक ही लाठी से नहीं आंका जाता। बिल्कुल। साधारण कारावास अक्सर उन मामलों में होता है जहां अपराध कम गंभीर हो या जहां सुधार की गुंजाइश अधिक हो। इसके विपरीत कठोर कारावास का उद्देश्य समाज को ये सख्त संदेश देना होता है कि कुछ विशेष प्रकार के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अनुपात वाली बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ से बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि अभी तक हमने बात की कि अपराध क्या है और उसकी सजा क्या है। हाँ। लेकिन सामान्य अपवाद या जनरल एक्सेप्शंस का जो हिस्सा है, मेरा मतलब है धारा 11 से 16, वो पूरी कहानी को पलट देता है। कैसे? ये हिस्सा बताता है कि कब कोई ऐसा कार्य जो सामान्य रूप से अपराध होता वो असल में अपराध नहीं माना जाता। ये एक तरह से कानून के भीतर ही माफी का एक तंत्र है। यही वो हिस्सा है जहां कानून का मानवीय चेहरा सामने आता है। ये दर्शाता है कि कानून अंधा नहीं है। बिल्कुल, जैसे अगर हम धारा 12 को देखें तो वो कहती है कि न्यायिक कार्य अपराध नहीं है, या फिर धारा 13 जो कहती है कि अगर कोई कार्य पूरी तरह से दुर्घटना है, एक्सीडेंट है, बिना किसी गलत इरादे के, तो वो अपराध नहीं है। सही। लेकिन मैं यहाँ एक डेविल्स एडवोकेट की तरह सोचना चाहूंगा, क्या ये खतरनाक नहीं है? मतलब क्या कोई भी व्यक्ति अपराध करके ये नहीं कह सकता कि अरे ये तो बस एक दुर्घटना थी? कानून ये कैसे तय करता है कि ये सच में दुर्घटना थी या सोची समझी चाल? मैं समझ रही हूँ, ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि अपवाद का दावा करना कोई फ्री पास नहीं है। जब कोई व्यक्ति धारा 13 के तहत दुर्घटना का बचाव लेता है तो उसे यह साबित करना होता है कि वो कार्य कानूनी तरीके से उचित सावधानी और ध्यान के साथ किया जा रहा था। अच्छा, साबित करना पड़ेगा? हाँ,
मान लीजिए कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है और अचानक कुल्हाड़ी का लोहे वाला हिस्सा निकलकर पास खड़े किसी व्यक्ति को लग जाता है। ठीक है। अगर वो ये साबित कर दे कि उसने कुल्हाड़ी को ठीक से जांचा था और ये महज दुर्भाग्यपूर्ण था, तो कानून सजा नहीं देगा। लेकिन अगर कुल्हाड़ी पहले से ही टूटी हुई थी और उसने लापरवाही दिखाई, तो फिर ये बचाव काम नहीं आएगा। बिल्कुल काम नहीं आएगा। पूरी तरह से जिम्मेदारी और सावधानी की जांच होती है। इसी तरह मुझे जो सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गया वो है धारा 14, किसी बड़ी मुसीबत को टालने के लिए आवश्यक कारण से किया गया कार्य। नेसेसिटी वाली बात। हाँ, स्रोत इसे बहुत ही रोचक तरीके से समझाता है। मान लीजिए कि कोई नागरिक अपने परिवार के किसी सदस्य की जान बचाने के लिए जिसे तुरंत अस्पताल ले जाना है, रास्ते में एक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देता है। तकनीकी रूप से तो उसने कानून तोड़ा है। हाँ, तोड़ा है। इसे न्यायशास्त्र में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी या आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। कानून समझता है कि मानवीय जीवन में कभी कभी दो बुराइयों में से कमतर बुराई को चुनना पड़ता है। लेसर इविल। हाँ, किसी की जान बचाना एक ट्रैफिक नियम के उल्लंघन से कहीं बड़ा उद्देश्य है। और अगर हम इरादे की ही बात कर रहे हैं तो धारा 15 और 16 इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। धारा 15 बच्चों के बारे में है ना? जी। धारा 15 के अनुसार एक छोटे बच्चे द्वारा किया गया कार्य और धारा 16 के अनुसार मानसिक विकृति मतलब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी से बाहर है। क्योंकि इन दोनों ही मामलों में व्यक्ति के पास ये समझने की मानसिक क्षमता ही नहीं होती कि वो क्या कर रहा है और उसके परिणाम क्या होंगे। सटीक रूप से। कानून में एक बहुत ही आधारभूत सिद्धांत है मेंस रिया, जिसका मतलब है दोषी मन या आपराधिक मंशा। जब तक मंशा न हो, केवल भौतिक कार्य के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। एक छोटा बच्चा अच्छे और बुरे का अंतर नहीं समझ सकता। और यही चर्चा हमें हमारे अगले पड़ाव पर ले जाती है, धारा 17 और 18, जो सीधे तौर पर इसी आपराधिक मंशा और अपराध में सहभागिता की बात करती हैं। बिल्कुल। इरादा ही कार्य को जुर्म बनाता है। लेकिन जब हम इरादे और बचाव की बात करते हैं तो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार सामने आता है। स्रोत के अनुसार धारा 19 से 21 इसी से जुड़ी हैं। आत्मरक्षा का अधिकार। हाँ, धारा 19 स्पष्ट रूप से किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर और अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार देती है। अगर कोई हमला करता है तो बचाव करना स्वाभाविक है। देखिए, प्रकृति ने हर जीव को खुद को बचाने की प्रवृत्ति दी है और कानून इसका सम्मान करता है। लेकिन धारा 20 और 21 इसकी सीमाएं तय करती हैं। आत्मरक्षा का अधिकार एक ढाल है, कोई तलवार नहीं। मतलब ये कोई खुला निमंत्रण नहीं है कि आत्मरक्षा के नाम पर जो चाहें कर लें। बिल्कुल नहीं। मैंने स्रोत में पढ़ा है कि इसमें समानुपाती बल या प्रोपोर्शनेट फोर्स का सिद्धांत लागू होता है। क्या हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। मान लीजिए कि कोई निहत्था चोर किसी दुकान में घुस आता है और सिर्फ कुछ सामान चुराकर भागने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर दुकानदार अपनी संपत्ति की रक्षा के नाम पर उस निहत्थे चोर पर सीधे गोली चला देता है तो कानून इसे आत्मरक्षा नहीं मानेगा, क्योंकि बल खतरे के अनुपात में नहीं था। एकदम सही। खतरे को टालने के लिए जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना ही बल प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा धारा 21 स्पष्ट करती है कि अगर आपके पास पुलिस की मदद लेने का पर्याप्त समय है तो आपको वही करना चाहिए। आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। ये बहुत स्पष्ट कर देता है कि बचाव और बदले के बीच रेखा कहाँ है। चलिए अब एक और मनोवैज्ञानिक विषय की ओर बढ़ते हैं, उकसावा या एबेटमेंट, जिसका जिक्र धारा 22 से 24 के बीच किया गया है। हम अक्सर देखते हैं कि जो व्यक्ति असल में अपराध करता है वो सिर्फ एक मोहरा होता है। मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे होता है। हाँ, तो क्या वो मास्टरमाइंड सिर्फ इसलिए बच सकता है क्योंकि उसने खुद अपने हाथों से कोई गैर कानूनी काम नहीं किया? उकसावे का सिद्धांत इसी समस्या से निपटता है। धारा 22 स्पष्ट करती है कि उकसावा क्या है। अगर कोई गहरी साजिश रच रहा है या हथियार उपलब्ध करा रहा है तो वो भी बराबर का दोषी है। बिल्कुल। धारा 24 उकसावे के दंड की बात करती है। समाज के लिए वो व्यक्ति भी उतना ही या शायद उससे भी अधिक खतरनाक है जो अपराध की बीज बोता है। आप पर्दे के पीछे छुपकर बच नहीं सकते। एकदम सही। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जब साजिश बड़े पैमाने पर होती है तो धारा 25 और 26 आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करती है। लेकिन इसके तुरंत बाद धारा 27 प्रयास या अटेम्प्ट के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा पेश करती है। जैसे किसी ने बैंक लूटने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ। हाँ, पुलिस के आ जाने से वो विफल हो गया, तब भी उसने अपराध किया है। काम पूरा ना होना अदालत में बचाव का कोई वैध कारण नहीं है। या मैं फिर से एक सवाल उठाना चाहूंगा, अगर अपराध हुआ ही नहीं, नुकसान हुआ ही नहीं, तो सजा किस बात की? क्या हम लोगों को सिर्फ उनकी असफल योजनाओं के लिए सजा दे रहे हैं? यह एक शानदार सवाल है। इसका जवाब फिर से मंशा और समाज की सुरक्षा पर आकर टिकता है। अच्छा। कानून सिर्फ ख्यालों को सजा नहीं देता, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने ख्यालों को हकीकत में बदलने के लिए ठोस कदम उठा लेता है यानी प्रयास करता है, तो उसने अपनी तरफ से नुकसान पहुंचाने का पूरा इरादा कर लिया था। वो तो बस किसी बाहरी कारण से रुक गया। बिल्कुल। कानून उस ठोस प्रयास को ही एक स्वतंत्र अपराध मानता है। ये समझ में आता है। अब यहां से ये दस्तावेज एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर मुड़ता है। स्रोत के अनुसार धारा 28 से लेकर 35 तक राज्य के विरुद्ध अपराधों का जिक्र है। ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। हाँ,
और यहाँ हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी पर बात करेंगे। इसमें वे प्रावधान हैं जो सीधे तौर पर देश की संप्रभुता से जुड़े हैं। जिसे धारा 48 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की बात करती है, धारा 29 युद्ध की साजिश रचने की और धारा 30 हथियार एकत्र करने को गंभीर अपराध मानती है। देखिए, इन धाराओं का विश्लेषण करते समय हमें ये समझना होगा कि कोई भी राष्ट्र तभी तक सुरक्षित रह सकता है जब तक उसकी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित हो। न्याय प्रणाली तभी काम करेगी जब देश सुरक्षित हो। बिल्कुल, इसीलिए राज्य के खिलाफ अपराधों के लिए सबसे सख्त प्रावधान बनाए गए हैं। स्रोत दस्तावेज में ये स्पष्ट रूप से रेखांकित है। धारा 31 में षड्यंत्र का दंड है, धारा 32 में लोगों को उकसाने का प्रावधान है, यहाँ तक कि धारा 33 उन लोगों से भी कड़ाई से निपटती है जो विद्रोह से संबंधित अपराधों को छिपाते हैं जी। और धारा 34 और 35 सरकार के खिलाफ हिंसा फैलाने के प्रयास और सहयोग करने के दंड को स्पष्ट करती हैं। इन सभी प्रावधानों को देखकर लगता है कि राष्ट्र की सुरक्षा पर कानून कोई नरमी नहीं दिखाता। और ये बात दुनिया की लगभग हर स्थापित कानूनी व्यवस्था पर लागू होती है। राज्य के खिलाफ अपराध पूरे समाज और व्यवस्था के अस्तित्व को खतरे में डाल देते हैं। ठीक है, अब राष्ट्र की वृहद सुरक्षा से थोड़ा नीचे आके समाज के भीतर की सार्वजनिक शांति की बात करते हैं। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। हाँ, स्रोत में धारा 36 से 45 तक अवैध सभा और दंगा पर विस्तार से चर्चा की गई है। अक्सर हम भीड़ के इकट्ठा होने और दंगा करने को एक ही बात मान लेते हैं, लेकिन कानूनी रूप से इनमें जमीन आसमान का फर्क है। धारा 36 अवैध सभा को परिभाषित करती है, जहां 5 या अधिक लोग किसी स्पष्ट गैर कानूनी इरादे से इकट्ठा होते हैं, और धारा 37 और 38 उसमें शामिल होने या हथियार लेकर जाने के दंड तय करती हैं। ये अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। एक शांतिपूर्ण भीड़ और एक अवैध सभा में मंशा का फर्क होता है, और एक अवैध सभा तब दंगा बन जाती है जिसे धारा 39 में परिभाषित किया गया है, जब बल का प्रयोग होता है। बिल्कुल, जब उस सभा का कोई भी एक सदस्य अपने गैर कानूनी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करना शुरू कर देता है। ओहो, मतलब जैसी हिंसा होती है वो पूरी सभा दंगे की गंभीर श्रेणी में आ जाती है। हाँ, फिर धारा 40 उस दंगे के लिए दंड तय करती है, और अगर घातक हथियार है तो धारा 41 के तहत सजा और कड़ी हो जाती है। और यहाँ कानून की दूरदृष्टि देखिए। स्रोत के अनुसार धारा 42 विशेष रूप से उन लोगों को सजा देती है जो दंगा भड़काते हैं। और धारा 43 के अनुसार अगर प्रशासन ने दंगा रोकने का आदेश दिया है और कोई उसकी अवहेलना करता है तो वो भी एक अपराध है। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, धारा 44 और 45 के अनुसार अगर कोई दंगाइयों को अपने घर में शरण देता है तो वो भी कानून की पकड़ में आ जाता है। इसका मतलब कानून ने हर उस रास्ते को बंद करने की कोशिश की है जहां से हिंसा को समर्थन मिल सके। ये इस बात का प्रमाण है कि सार्वजनिक शांति बनाए रखना समाज के सुचारू रूप से चलने के लिए कितना जरूरी है। और इस शांति को बनाए रखने की जिम्मेदारी जिन लोगों के कंधों पर होती है, यानी हमारे लोक सेवक, उनके संरक्षण के लिए भी प्रावधान है। ये एक बहुत ही तार्किक कदम है। जो अधिकारी इस व्यवस्था को जमीन पर लागू कर रहे हैं, अगर उन्हें ही सुरक्षा नहीं मिलेगी तो सिस्टम कैसे काम करेगा? एकदम सही। स्रोत के अनुसार धारा 46 और 50 किसी भी लोक सेवक के कार्य में जानबूझकर बाधा डालने को अपराध मानती हैं। अगर कोई अधिकारी को डराता है तो धारा 47 लागू होती है। अपमान करना धारा 48 के तहत आता है, और उनके वैध आदेश का उल्लंघन करना धारा 49 के तहत अपराध है। ये अंतिम धाराएं राज्य के अधिकार और नागरिक के कर्तव्यों के बीच संतुलन को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाती हैं। असहमति जताने का अधिकार है, लेकिन व्यवस्था को हिंसक तरीके से पंगु नहीं बनाया जा सकता। तो अब जब हम इस पूरी चर्चा को समेटते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है? आज हमने भारतीय न्याय संहिता की पहली 50 धाराओं का एक लंबा सफर तय किया। हमने देखा कि सिर्फ ये क्या करें और क्या न करें की सूची नहीं है जी। ये एक बहुत ही सोच समझकर बुना गया ढांचा है जो न्याय देने, मंशा को समझने, अपवाद देने और समाज को सुरक्षित रखने के बीच संतुलन बनाता है। इस पूरे विश्लेषण से एक बात मजबूती से उभर कर आती है कि ये संहिता हमारे वर्तमान समाज की नैतिकता का लिखित रूप है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न भी खड़ा होता है। वो क्या? हमने देखा कि यह कानून कैसे मंशा और परिस्थितियों का मूल्यांकन करता है। ये सोचने वाली बात है कि जिस तरह कानून हर कार्य के अपवाद और इरादे को समझने की इतनी गहराई से कोशिश करता है, क्या हम अपने दैनिक जीवन में दूसरों के कार्यों का मूल्यांकन करते समय उतनी ही गहराई और निष्पक्षता से उनके इरादों को समझने का प्रयास करते हैं? ये सच में एक ऐसा विचार है जो हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। आज की इस गहन चर्चा में हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता की, यानी BNS 2023 की, जो अब उस पुराने 1860 के भारतीय दंड संहिता या IPC की जगह ले चुका है। बिल्कुल। और ये बदलाव ना वाकई बहुत ऐतिहासिक है। हाँ,
तो आज हम सिर्फ उन भारी भरकम कानूनी शब्दों या बोरिंग धाराओं के नंबरों पर ही अटक कर नहीं रह जाएंगे। आज के इस विस्तृत विश्लेषण के लिए हमने lorato.com के जो विस्तृत दस्तावेज और दिशा निर्देश देखे हैं जी, जो कि काफी डिटेल में है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद ये समझना है कि जब कोई आम इंसान पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ता है या अदालत में जाता है ना, तो असल जिंदगी में ये नया कानून काम कैसे करेगा। मतलब कौन से नए अपराध जुड़े हैं, क्या हटा दिया गया है, और सबसे बड़ी बात, ये देश की न्याय प्रणाली को कैसे बदलने वाला है। देखिए, अगर हम लोरेटो के दस्तावेजों की गहराई में जाए ना, तो इसके पीछे का दर्शन समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हम 1860 की बात करते हैं, जब अंग्रेजों ने आईपीसी बनाया था, तो उनका मकसद भारत के लोगों को न्याय देना तो कभी था ही नहीं। हाँ, उनका तो बस कंट्रोल करने का इरादा था। एग्जैक्टली। उनका मुख्य उद्देश्य था शासन करना और किसी भी तरह के विद्रोह को दबाना। उस कानून की आत्मा ही एक तरह से दमनकारी थी। लेकिन बीएनएस का जो मुख्य उद्देश्य है, वो उस कॉलोनियल हैंगओवर से, उस औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति पाना है। ये सिर्फ कानूनों का आधुनिकीकरण नहीं है, बल्कि जेंडर न्यूट्रलिटी या लैंगिक तटस्थता जैसी चीजों को शामिल करना है, जो पहले बिल्कुल नदारद थी। सही कहा। इस पूरे वैचारिक बदलाव को अगर मैं थोड़ा आसान शब्दों में कहूं, तो मुझे आईपीसी हमेशा एक पुराने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह लगता था। मतलब जिसे 19वीं सदी में कोड किया गया हो। हाँ, ये तुलना बहुत सटीक है। है ना? मतलब जैसे जैसे समाज बदला, हम उसी पुराने सॉफ्टवेयर में नए नए पैच या अपडेट लगाते रहे, जिन्हें कानूनी भाषा में संशोधन कहते हैं। लेकिन एक वक्त के बाद पुराना सिस्टम इतने पैच लगने से बहुत धीमा और जटिल हो जाता है। बीएनएस दरअसल नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जैसा है। बिल्कुल, क्योंकि पुराना ढांचा इतना उलझ चुका था कि कानूनी जानकारों तक के लिए व्याख्या करना मुश्किल हो जाता था। नए कानून का सबसे बड़ा लक्ष्य स्पष्टता लाना है, तो ये एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अच्छा, अब अगर हम इस नए सिस्टम के फीचर्स की बात करें, लोरेटो के विश्लेषण में सजा और जुर्माने को लेकर धारा 51 से लेकर 100 तक जो बातें कही गई हैं, वो बहुत दिलचस्प हैं। जैसे कारावास को लेकर बहुत सी चीजें साफ की गई हैं। हाँ, देखिए, धारा 51 से 60 तक के प्रावधानों को समझना बहुत जरूरी है। अक्सर उम्र कैद या आजीवन कारावास को लेकर एक भ्रम रहता था कि ये 14 साल की होती है या 20 साल की। हाँ, लोगों में बहुत आम धारणा है। लेकिन बीएनएस की धारा 51 ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि आजीवन कारावास का मतलब है व्यक्ति का शेष प्राकृतिक जीवन, यानी जब तक शरीर में सांस है तब तक जेल। मतलब अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल नहीं। और धारा 52 और 53 में जुर्माने और कारावास के प्रकारों को परिभाषित किया गया है, जैसे कठोर कारावास यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जिसमें श्रम करना पड़ता है, और साधारण कारावास। और मैंने लोरेटो के सोर्स में ये भी पढ़ा कि अगर कोई जुर्माना नहीं भरता है तो उसके लिए भी बहुत सख्त नियम है। हाँ, धारा 59 से 63 तक यही बताया गया है। अगर अदालत में जुर्माना लगाया है और व्यक्ति वो नहीं देता, तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। और धारा 63 साफ कहती है कि जैसे ही जुर्माना दे दिया जाएगा, वो अतिरिक्त कारावास वहीं खत्म हो जाएगा। मतलब आप जुर्माने से भाग नहीं सकते। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल है जो सुनने वालों के मन में अक्सर आता है कि अगर किसी ने एक साथ कई अपराध किए हों तो क्या सजाएं जुड़ जाती हैं? ये बहुत अहम पॉइंट है। धारा 64 इसी बारे में है। अगर किसी को कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो अदालत तय करेगी कि सजाएं एक साथ चलेंगी या एक के बाद एक। लेकिन इसमें एक सीमा भी है जो धारा 65 में दी गई है, ताकि सजा तार्किक रहे। समझ गए। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो हाल ही में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा है, नए और हटाए गए अपराध। हाँ, इसमें काफी बड़े बदलाव हुए हैं। तो लोरेटो के दस्तावेजों के आधार पर अगर हम धारा 69 यानी सेक्शन 69 की बात करें, ये धारा शादी के धोखेबाज वादों या छल कपट से बनाए गए यौन संबंधों को स्पष्ट रूप से अपराध मानती है। समाज में जिसे अक्सर लव जिहाद कहा जाता है, उस पर बहुत बहस होती है। जी बिल्कुल। हम यहाँ किसी राजनीतिक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, बस कानून देख रहे हैं। तो लोरेटो के अनुसार अब रोजगार, प्रमोशन या झूठी पहचान बताकर शादी का झांसा देना एक अपराध है, जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। देखिए, कानूनी जरिए से ये बहुत बड़ा कदम है। पहले क्या होता था कि ऐसे मामलों को सीधे बलात्कार की श्रेणी में डाल दिया जाता था या फिर धोखाधड़ी मान लिया जाता था, जो कि अदालतों के लिए भी एक ग्रे एरिया था। एग्जैक्टली, बहुत बड़ा ग्रे एरिया था। बीएनएस ने धारा 69 के जरिए उस धुंधले क्षेत्र को खत्म कर दिया है। और महिलाओं के खिलाफ अपराधों की अगर बात करें ही है, तो धारा 70 यानी सामूहिक बलात्कार या गैंग रेप को लेकर भी नियम बहुत सख्त किए गए हैं। हाँ, धारा 74 से 80 तक महिलाओं की मर्यादा और सुरक्षा को लेकर काफी विस्तार से चीजों को पुनर्गठित किया गया है। बिल्कुल। धारा 74 महिला की मर्यादा भंग करने से जुड़ी है। फिर धारा 75 में यौन उत्पीड़न या सेक्सुअल हैरेसमेंट को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। और इसमें पीछा करना और नग्नता दिखाना जैसे अपराध भी शामिल है ना? जी। धारा 76 नग्नता दिखाने या वॉयरिज्म के लिए है, और धारा 77 पीछा करने यानी स्टॉकिंग के लिए है। पुराने कानूनों के मुकाबले इनमें सजा और जुर्माने को बहुत अधिक स्पष्ट और कड़ा किया गया है। यहाँ तक कि धारा 78 और 79 में जबरदस्ती विवाह कराना और पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता को भी सख्ती से निपटाने का प्रावधान है। और धारा 80 तो दहेज से संबंधित अपराधों के लिए है ही।
ये तो बात हुई महिलाओं के खिलाफ अपराधों की। लॉरेटो के विश्लेषण में मानव तस्करी और अपहरण के मामलों पर भी काफी जोर दिया गया है। हाँ, धारा 81 से 90 तक पूरा फोकस इसी पर है। जैसे धारा 81 और 82 अपहरण और खासतौर पर नाबालिगों के अपहरण की बात करती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है धारा 84, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी को बहुत व्यापक तरीके से परिभाषित करती है। सिर्फ तस्करी ही नहीं, धारा 85 से 88 तक बंधुआ मजदूरी, बच्चों का शोषण और जबरदस्त श्रम जैसे अपराधों को बहुत गंभीरता से लिया गया है। ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि आज के समय में तस्करी कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, बल्कि ये एक तरह का संगठित अपराध बन चुका है। सही कहा आपने। और संगठित अपराध की बात निकली है तो आपको बता दूं कि पहली बार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य कानून के तहत लाया गया है। हाँ, पहले मकौका जैसे राज्यों के अपने अलग कानून होते थे ना। बिल्कुल, लेकिन अब पूरे देश में एक नियम होगा और इसमें पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी छोटे स्तर के संगठित अपराध को भी शामिल किया गया है। अच्छा, यहीं पे मुझे एक बात खटकती है। लॉरेटो के लेख में भी इसका जिक्र था कि एक मोबाइल स्नैचर या परीक्षा का पेपर लीक करने वाले को अगर हम किसी अंडरवर्ल्ड के बड़े माफिया वाले कानून के तहत तौलें तो क्या ये बहुत ज्यादा कठोर नहीं लगता? सदैव तौर पर देखने में ये कठोर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का तर्क समझना होगा। लॉरेटो का विश्लेषण बहुत साफ बताता है कि जो व्यक्ति सड़क पर मोबाइल छीन रहा है या जो पेपर लीक कर रहा है वो अकेला नहीं है, वो किसी बड़े सिंडिकेट का हिस्सा होता है। एग्जैक्टली। पेपर लीक होना सिर्फ एक पर्चा चोरी होना नहीं है, इसके पीछे करोड़ों का रैकेट है जो लाखों छात्रों का भविष्य खराब करता है। इस कानून का मकसद उन सिंडिकेट्स की वित्तीय रीढ़ को तोड़ना है। जब ऐसे अपराध संगठित अपराध के दायरे में आते हैं तो पुलिस को संपत्ति जब्त करने की ताकत मिल जाती है। मतलब लक्ष्य सिर्फ मोहरे को पकड़ना नहीं है, पूरे खेल को खत्म करना है। बिल्कुल सही। इसी तरह का एक सख्त रवैया आतंकवाद को लेकर भी है। लॉरेटो के मुताबिक आतंकवाद को अब सामान्य कानून में परिभाषित कर दिया गया है और टेरर फंडिंग के मामले में तो ये यूएपीए से भी ज्यादा कड़े नजर आते हैं। जी, और एक और बहुत ही दिलचस्प और अलग तरह का अपराध जोड़ा गया है। किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए की गई आत्महत्या की कोशिश। हाँ, जैसे विरोध प्रदर्शनों में लोग खुद पर पेट्रोल छिड़क लेते हैं। हाँ, पहले इसे आत्महत्या के प्रयास के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब इसे सरकारी काम में बाधा डालने के एक तरीके के रूप में स्पष्ट अपराध माना गया है। ये प्रशासन को ब्लैकमेल करने से रोकने का एक तरीका है। ये काफी व्यवहारिक बदलाव है। अच्छा, अब शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधों की बात करते हैं, जो कि धारा 91 से 100 के बीच आते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन है। धारा 94 सामान्य चोट या हर्ट की बात करती है, लेकिन धारा 95 गंभीर चोट या ग्रीवस हर्ट को परिभाषित करती है। और अगर किसी खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाई जाए तो उसके लिए धारा 96 में और भी कड़ी सजा है। इसमें यह साफ किया गया है कि चोट की गंभीरता के हिसाब से न्याय कैसे होगा। लॉरेटो के दस्तावेजों में धारा 99 और 100 के बारे में भी बहुत विस्तार से बताया गया है, जो निजी रक्षा के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेट डिफेंस से जुड़े हैं। जी, धारा 99 आपको अपने शरीर और संपत्ति की रक्षा का अधिकार देती है, लेकिन धारा 100 तो और भी आगे जाती है। हटाने के लिए या किसी गंभीर अपराध जैसे बलात्कार या अपहरण को रोकने के लिए हमलावर की जान तक ले सकता है और उसे अपराध नहीं माना जाएगा। ये बहुत ही मजबूत अधिकार है। चलिए, ये तो हुए नए जुड़े अपराध और नियम। अब जरा बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। हाँ, हटाए गए अपराधों की सूची भी काफी दिलचस्प है। इसमें सबसे बड़ा और ऐतिहासिक नाम आता है धारा 377 का, जो अप्राकृतिक यौन अपराधों से जुड़ी थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके उस हिस्से को असंवैधानिक घोषित कर दिया था जो सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था। जी, वो मानव अधिकारों के लिए एक बड़ा कदम था। लेकिन अब तो बीएनएस में इस पूरी की पूरी धारा को ही जड़ से खत्म कर दिया गया है। लॉरेटो का विश्लेषण इस पर एक गंभीर सवाल उठाता है। क्या इसके पूरी तरह से हटने से कोई नया कानूनी संकट खड़ा नहीं हो जाएगा? ये कानूनी जगत में इस समय सबसे बड़ी बहसों में से एक है। धारा 377 के हटने का मतलब है कि कानून में एक बहुत बड़ा वैक्यूम या खालीपन आ गया है। क्योंकि भारत में बलात्कार के कानून तो आज भी जेंडर स्पेसिफिक है। एग्जैक्टली। कानूनी तौर पर बलात्कार का शिकार केवल एक महिला हो सकती है। तो सवाल यह है कि अगर किसी पुरुष के साथ या ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ कोई बिना सहमति के अप्राकृतिक कृत्य करता है तो उसे न्याय कैसे मिलेगा? ये तो वाकई एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया बन गया है। और जानवरों के साथ होने वाले यौन अपराधों के लिए भी कोई स्पष्ट धारा नहीं बची है। इसके अलावा अडल्ट्री और ऐतिहासिक रूप से ठगों से जुड़ी धारा 310 को भी हटा दिया गया है, क्योंकि वे आज के समय में प्रासंगिक नहीं रह गई थी। सही बात है। अच्छा, लॉरेटो के दिशा निर्देशों में न्याय व्यवस्था की कार्य कुशलता बढ़ाने पर भी बात की गई है। यहाँ 2 शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, डीकंजेशन और डीक्रिमिनलाइजेशन। लोग अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। डीकंजेशन का मतलब है अदालतों का बोझ कम करना। इसके लिए बीएनएस में छोटे मोटे अपराधों के लिए कम्युनिटी सर्विस या सिर्फ जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कृत्य अपराध नहीं रहे। हाँ, बस उन्हें सजा देने का तरीका बदल दिया गया है। भारत की अदालतों में करोड़ों केस लंबित हैं। अगर 2 पड़ोसियों के बीच की हाथापाई के मामले सालों साल चलेंगे तो न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। कम्युनिटी सर्विस एक बहुत ही तार्किक कदम है। लेकिन ये सब कागजों पर तो बहुत अच्छा लग रहा है।
लॉरियाटो के विश्लेषण का जो आखिरी हिस्सा है वो चुनौतियों की बात करता है। हम रातों रात इतनी बड़ी व्यवस्था को कैसे बदलेंगे? ये एक अभूतपूर्व लॉजिस्टिक चुनौती है। सोचिए उस पुलिस कांस्टेबल के बारे में जिसने जिंदगी भर धारा 420 या धारा 302 के तहत काम किया है। हाँ, अब उसे नई धाराओं के नंबर याद करने होंगे। ट्रांजिशन ट्रेनिंग तो बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। सिर्फ नंबर नहीं, पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा। CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क को बदलना होगा। लाखों वकीलों और जजों को ट्रेनिंग देनी होगी। और जो केस पहले से IPC के तहत चल रहे हैं उनका क्या होगा? वो एक अलग सिरदर्दी है। अदालतों में एक साथ 2 व्यवस्थाएं चलेंगी, पुराने मामलों के लिए IPC और नए के लिए BNS। कंफ्यूजन तो बहुत होगा शुरुआती दौर में। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो भारतीय न्याय संहिता एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कदम है। भारत को उस पुरानी जंग लगी औपनिवेशिक मानसिकता से निकालकर 21वीं सदी के आधुनिक समाज के अनुरूप ढालने की कोशिश है। बिल्कुल, ये सिर्फ कानूनी सुधार नहीं है, बल्कि एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपने मूल्य तंत्र को स्थापित करने का प्रयास है। लेकिन जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। लॉरेटो के दस्तावेजों में एक बात उभर कर आती है। एक तरफ तो छोटे अपराधों को कोर्ट से बाहर करके डीकंजेशन की कोशिश की गई है जी, लेकिन दूसरी तरफ देशद्रोह, जो अब नए रूप में है, आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चीजों की परिभाषाओं को इतना व्यापक कर दिया गया है। तो सवाल ये है कि क्या वास्तव में हमारी अदालतों का बोझ कम होगा, या हम एक ऐसे नए युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां वकीलों के बीच शब्दों की व्याख्या को लेकर लंबी कानूनी लड़ाइयां लड़ी जाएंगी? ये वाकई बहुत गहरा और बेचैन करने वाला सवाल है। किसी भी कानून की असली परीक्षा तो कोर्ट रूम में जजों द्वारा की जाने वाली व्याख्या में ही होती है। बिल्कुल, और इसी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस ऐतिहासिक कानूनी बदलाव को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आज का ये डीप डाइव सच में बहुत हेवी और इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। आज हम जिस सोर्स मटेरियल पर बात कर रहे हैं वो BNS यानी भारतीय न्याय संहिता के कुछ बहुत ही अहम पन्नों का एक तरह से कच्चा चिट्ठा है। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। सही कहा। हम फोकस कर रहे हैं धारा 101 से लेके 150 तक। और विश्वास मानिए, जब मैंने नोट्स को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कोई बोरिंग कानूनी किताब नहीं है। एकदम नहीं। ये असल में इस बात का एक मैप है कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, समाज में लोग किस किस हद तक जा सकते हैं और हमारा सिस्टम इन सबको कैसे कंट्रोल करता है। और यही बात इस पूरे मटेरियल को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। हम आज हत्या, धोखाधड़ी और देश के खिलाफ होने वाली साजिशों को डिकोड करेंगे, लेकिन इस पूरी चर्चा का जो कोर है वो एक ही शब्द पर टिका है, और वो है नियत यानी इंटेंट। इंटेंट ही वो धुरी है जिस पर ये पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम घूमता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब हम इन 50 धाराओं को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कानून सिर्फ ये नहीं देख रहा कि क्या हुआ, बल्कि ये देखने की कोशिश कर रहा है कि वो क्यों हुआ। बिल्कुल, और यही इस पूरी न्याय संहिता की सबसे बड़ी खूबी है। अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो लगेगा कि ये सिर्फ सजाओं की एक लिस्ट है। हाँ, जैसे कि ये करोगे तो इतने साल की जेल, वो करोगे तो जुर्माना। सही कहा। लेकिन अगर आप इसके लॉजिक में गहराई से उतरें तो ये इंसानी साइकोलॉजी का एक बहुत ही डीप एनालिसिस है। मतलब कानून दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक तरह से हाँ, कानून ये मानकर चलता है कि हर अपराध एक जैसा नहीं होता, भले उसका रिजल्ट एक जैसा ही क्यों ना हो। रिजल्ट एक जैसा मतलब आउटकम सेम है लेकिन रास्ता अलग। एग्जैक्टली। एक ही काम अगर गुस्से में किया जाए या लापरवाही से हो जाए या फिर महीनों की प्लानिंग के साथ किया जाए तो हमारा सिस्टम उसे एक ही लाठी से नहीं आंक सकता। ये तो बहुत लॉजिकल बात है। ये जो इंटेंट या नियत का कॉन्सेप्ट है वो तय करता है कि आप एक साधारण अपराधी हैं या समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। और यही इंटेंट वाली बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। चलिए सबसे पहले उस हिस्से से शुरू करते हैं जो सीधे इंसान की जिंदगी और उसके शरीर से जुड़ा है। धारा 101 से 110 और 115 से 19 तक। हाँ, सोर्स मटेरियल में इसी पर बात की गई है। मैंने जब इसे पढ़ा तो एक चीज ने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। वो था सेक्शन 101 और 102, फिर 103 और 104 के बीच का फर्क। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। मतलब धारा 101 हत्या के प्रयास यानी अटेम्प्ट टू मर्डर की बात करती है, जिसमें मारने की पूरी नियत थी लेकिन विक्टिम बच गया। और फिर धारा 102 लापरवाही से मौत होने की बात करती है, जहां नियत मारने की नहीं थी, बस गलती हुई। और फिर धारा 103 सीधे मर्डर के लिए सजा तय करती है, जबकि 104 गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड की बात करती है। ये दोनों सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। वही तो, इन सब में किसी न किसी की जान जा रही है या जाने का खतरा है, लेकिन कानून इन्हें बिल्कुल अलग चश्मे से देख रहा है। ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन इमेजिन करनी होगी। मान लीजिए 2 अलग अलग सिनेरियो हैं। ओके, मैं इमेजिन कर रही हूँ। पहले सिनेरियो में एक इंसान बाजार जाता है, जहर खरीदता है, महीनों तक प्लानिंग करता है और फिर चुपके से उस जहर को किसी की चाय में मिला देता है। बाप रे, ये तो बहुत ही डार्क है। हाँ, लेकिन यहाँ उसकी नियत एकदम साफ थी, उससे उस व्यक्ति की जान लेनी थी। ये धारा 103 यानी सीधे तौर पर हत्या का मामला है। मर्डर? बिल्कुल, मर्डर, जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना हो सकता है। ओके, ये तो पूरी तरह से प्री प्लान्ड मर्डर हो गया। सही। अब दूसरा सिनेरियो देखिए। पार्किंग लॉट में 2 लोगों के बीच अचानक से गाड़ी खड़ी करने को लेकर बहस हो जाती है, जो कि आजकल बहुत आम बात है। हाँ,
अब बात इतनी बढ़ती है कि एक इंसान गुस्से में दूसरे को धक्का दे देता है, दूसरा इंसान गिरता है, उसका सिल फुटपाथ से टकराता है और उसकी मौत हो जाती है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब रिजल्ट तो दोनों केस में एक ही है, एक जान चली गई। लेकिन क्या पार्किंग लॉट वाले इंसान की नीयत चाय में जहर मिलाने वाले इंसान जैसी थी? बिल्कुल नहीं। वो तो बस उस पल के गुस्से में हो गया। यही बात है। उसने जो किया वो गलत था, गैर कानूनी था, लेकिन उसने मर्डर की प्लानिंग नहीं की थी। इसलिए ये मामला धारा 104 यानी गैर इरादतन हत्या में जाएगा। अच्छा, तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। बिल्कुल। कानून ये समझता है कि एक पल के अंधे गुस्से और एक ठंडे दिमाग से रची गई साजिश के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। तो अगर कोई जानबूझकर ना मारे और ना ही गुस्से में धक्का दे, बल्कि बस लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसमें किसी की मौत हो जाए, तब क्या होगा? हाँ, तब कानून क्या कहता है? तब धारा 102 लागू होती है। लापरवाही या असावधानी से मृत्यु कारित करना। मतलब इसमें तो कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं यहाँ था। ना मारने का इंटेंट था और ना ही कोई गुस्सा। यहाँ गलती यह है कि आपने वो सावधानी नहीं बरती जो आपको बरतनी चाहिए थी। इसलिए इसकी सजा हत्या के मुकाबले कम होती है। एकदम सही। ये सच में एक बहुत ही डीप फिलॉसफी है। कानून एक ही नतीजे को 3 अलग अलग तराजू पर तौल रहा है, नियत के तराजू पर। लेकिन जब हम नोट्स में आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जो हमारे समाज की बहुत ही डार्क रियलिटी को दिखाती हैं। आप धारा 105 और 106 की बात कर रही हैं। हाँ, मैं बात कर रही हूँ धारा 105, 106 और 107 की। धारा 106 दहेज मृत्यु के बारे में है, टाउरी डेथ, और धारा 105 किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़ी है। अबेटमेंट टू सुसाइड। मतलब कानून सिर्फ सीधे तौर पर किए गए फिजिकल मर्डर को ही नहीं देख रहा, वो उस मेंटल टॉर्चर को भी क्राइम मान रहा है जो किसी को उस हद तक ले जाए कि वो अपनी जान दे दे। और यही बात इस कानून को मॉडर्न और समाज के प्रति सेंसिटिव बनाती है। कई बार हथियार बंदूक या चाकू नहीं होते, तो क्या होते हैं? ताने, प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग होते हैं। ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। जब कोई महिला दहेज की वजह से अपनी जान गंवाती है या कोई इंसान लगातार बुली किए जाने की वजह से सुसाइड कर लेता है, तो हमारा सिस्टम ये नहीं कहता कि उसने खुद अपनी जान ली है तो हम क्या करें। सिस्टम ये पूछता है कि वो हालात क्या थे। बिल्कुल, वो कौन से हालात थे या वो कौन लोग थे जिन्होंने उसे इस खौफनाक कदम को उठाने के लिए मजबूर किया। जो उकसा रहा है, असली अपराधी वो है। और इसके साथ ही धारा 107 भी है जो आत्महत्या के प्रयास को कवर करती है। हाँ, ये बहुत ही जरूरी नजरिया है। और सिर्फ वो जीवन जो दुनिया में है, कानून उनकी ही बात नहीं करता। आपका इशारा अजन्मे बच्चे की तरफ है? हाँ, जब मैंने धारा 108 से 110 के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि कानून अनबॉर्न चाइल्ड यानी जो बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ है उसके हकों को भी प्रोटेक्ट करता है। ये बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन है और इसमें महिला की सहमति यानी कंसेंट का रोल बहुत बड़ा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कानून सहमति और असहमति को कैसे डिफाइन करता है। वो कैसे? अगर आप धारा 108 देखें, हाँ, तो ये महिला की सहमति से गर्भपात कराने के बारे में है, जो मेडिकल गाइडलाइंस के तहत होता है। मतलब जहाँ महिला खुद अबॉर्शन चाह रही है और वो लीगल है। हाँ, लेकिन अगर कोई धारा 109 के तहत महिला की मर्जी के बिना उसका गर्भपात कराता है तो कानून इसे एक बहुत ही गंभीर और जघन्य अपराध मानता है। मर्जी के बिना मतलब फोर्सफुली या धोखे से? बिल्कुल, इसमें बहुत ही कठोर दंड का प्रावधान है। और धारा 110 सीधे तौर पर जन्म से पहले बच्चे को नुकसान पहुंचाने की बात करती है। ये तो सीधे सीधे एक महिला के शरीर पर उसके अपने अधिकार की बात हो गई। ये दिखाता है कि एक महिला की अपनी बॉडी पर जो ऑटोनॉमी है, जो उसका अधिकार है, उसे कोई और अपनी मर्जी से नहीं छीन सकता। ये कंसेंट वाली बात तो हो गई, लेकिन जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले झगड़ों या मारपीट की बात करते हैं तो धारा 115 से 119 तक पूरी एक लिस्ट है कि चोट कैसे पहुंचाई गई। हर्ट और ग्रीवस हर्ट। हाँ, सिर्फ चोट पहुंचाना धारा 115 में आता है, फिर गंभीर चोट धारा 116 में। और अगर खतरनाक हथियार है तो? वही तो, अगर आपने खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया है जो धारा 118 में है तो सजा और भी ज्यादा। सिस्टम ने हर एक खरोच, हर एक हड्डी टूटने का एक अलग रेट कार्ड बना रखा है एक तरह से। बिल्कुल, थप्पड़ मारने और लोहे के रॉड से मारने में इंटेंट का ही तो फर्क है। लोहे की रॉड ये दिखाती है कि आप सामने वाले को परमानेंट डैमेज करना चाहते थे, इसलिए सजा भी उसी लेवल की होगी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम एक इंसान के गुस्से से बाहर निकलते हैं और ऐसे क्राइम की तरफ बढ़ते हैं जहाँ कई लोग शामिल होते हैं। आप साजिश और गैंग्स की बात कर रही हैं। हाँ, सोर्स मटेरियल का दूसरा हिस्सा जो धारा 111 से 120 तक जाता है वो साजिश, गैंग्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करता है। ये हिस्सा क्राइम की स्केल को बहुत बड़ा कर देता है। मैं सीधे सेक्शन 120 यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर आना चाहती हूँ। अपराध के लिए षड्यंत्र। रुकिए तो, अगर मैं और मेरी दोस्त सिर्फ बैठकर किसी बैंक को लूटने का मजाक में प्लान बना रहे हैं, हमने एक मैप भी बना लिया, लेकिन हम असल में कुछ करते नहीं हैं, तो क्या होगा? हाँ, तो क्या सिर्फ योजना बनाने के लिए हमें जेल हो सकती है? ये एक बहुत ही क्लासिक सवाल है। देखिए, सिर्फ दिमाग में कुछ सोचना अपराध नहीं है। शुक्र है। लेकिन जब 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी गैर कानूनी काम को करने के लिए एग्रीमेंट कर लेते हैं, यानी सहमत हो जाते हैं, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बन जाती है। मतलब सिर्फ एग्रीमेंट ही काफी है? कुछ गंभीर अपराधों में सिर्फ वो एग्रीमेंट होना ही आपको जेल भेजने के लिए काफी है, भले ही आपने बैंक की तरफ एक कदम भी न बढ़ाया हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कई लोग मिलकर किसी क्राइम का प्लान बनाते हैं तो उस क्राइम के होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट मिल जाता है। बिल्कुल, एक अकेला आदमी शायद डर कर पीछे हट जाए, लेकिन एक गैंग एक दूसरे को पुश करता है। इसलिए कानून उस खतरे को पनपने से पहले ही कुचल देना चाहता है।
तो ये जो गैंग वाला कॉन्सेप्ट है यही आगे चलकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बनता है, एकदम सही। क्योंकि नोट्स में धारा 111 संगठित अपराध और धारा 112 छोटे संगठित अपराध की बात करती है। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम असल में है क्या? क्या ये सच में हॉलीवुड फिल्मों वाले माफिया जैसा होता है? काफी हद तक हाँ। संगठित अपराध या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सुनने में किसी वेब सीरीज की स्क्रिप्ट लग सकता है, लेकिन असल में इसका मतलब है जब क्राइम को एक बिजनेस की तरह चलाया जाए। बिजनेस की तरह कैसे? जैसे एक कॉर्पोरेट कंपनी में सीईओ होता है, मैनेजर होते हैं, फील्ड वर्कर होते हैं, वैसे ही इन गैंग्स का एक पूरा नेटवर्क होता है। एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर। हाँ, उनका मकसद सिर्फ एक बार चोरी करना नहीं होता, बल्कि एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को एक कंटिन्यूस धंधे की तरह चलाना होता है। तो वो इसे अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। कानून समझता है कि एक आम चोर और एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट को सेम तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता, इसलिए धारा 111 ऐसे गैंग्स के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लेती है। और जब ये नेटवर्क सिर्फ पैसों के लिए काम ना करके सीधे समाज में दहशत फैलाने लगे तब क्या? तब धारा 113 और 114 लागू होती हैं, जो आतंकवादी कृत्यों यानी टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन करती हैं। टेररिज्म का मेन इंटेंट तो पैसा नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं। इनका मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि देश की एकता, सुरक्षा या संप्रभुता को चुनौती देना या आम जनता के मन में खौफ पैदा करना होता है। इसी से जुड़ा मेरा अगला पॉइंट है, नोट्स में धारा 121 से 125 तक का जो हिस्सा है वो राज्य यानी स्टेट के खिलाफ अपराधों की बात करता है। ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। हाँ, हम देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, जो धारा 121 में है, और राजद्रोह से जुड़े अपराधों के बारे में सुनते रहते हैं। स्टेट इन चीजों को लेकर इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि अगर स्टेट ही सर्वाइव नहीं करेगा तो बाकी के कोई कानून काम ही नहीं करेंगे। वो कैसे? स्टेट वो छाता है जिसके नीचे हम सब सुरक्षित हैं। अगर कोई उस छाते को ही तोड़ने की कोशिश करे, चाहे वो युद्ध छेड़ना हो धारा 121 के तहत या युद्ध की तैयारी करना हो धारा 122 के तहत, या फिर उसके लिए पैसा या हथियार जुटाना जो 123 में है। सही कहा। तो ये सिर्फ सरकार के खिलाफ क्राइम नहीं है, ये देश के हर एक नागरिक के खिलाफ क्राइम है। मतलब पूरे समाज पर हमला है। यहाँ तक कि अगर कोई भारत के मित्र देशों के खिलाफ भी युद्ध छेड़ता है तो धारा 125 के तहत उसे भी अपराध माना गया है। मित्र देशों के खिलाफ भी? हाँ, ताकि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस और बाहरी शांति बनी रहे। ये बहुत लॉजिकल है। लेकिन स्टेट सिर्फ बॉर्डर पर खड़े आर्मी के जवानों से तो नहीं चलता। बिल्कुल, देश बंदर के सिस्टम से भी चलता है, जैसे पुलिस अफसर, एडमिनिस्ट्रेशन। एब्सोल्युटली। और इसीलिए धारा 126 और 127 सरकारी कर्मचारियों यानी पब्लिक सर्वेंट्स पर हमले या उनके काम में बाधा डालने को क्रिमिनलाइज करती है। तो अगर कोई ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले से बदतमीजी या हाथापाई करे तो वो एक बहुत सीरियस ऑफेंस है। जब आप एक ड्यूटी कर रहे पुलिस वाले या किसी सरकारी कर्मचारी पर हमला करते हैं तो आप सिर्फ एक इंसान को नहीं मार रहे, आप पूरे सिस्टम को काम करने से रोक रहे हैं। और सिस्टम के काम में बाधा डालना स्टेट के खिलाफ ही जाना हुआ ना। इसी तरह अगर कोई किसी क्रिमिनल को अपने घर में पनाह देता है जो धारा 128 में है, या सबूत मिटाने की कोशिश करता है धारा 129 के तहत, तो वो भी उसी सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्राइम छिपाकर खुद उस क्राइम का हिस्सा बन जाते हैं। चलिए अब इस डीप डाइव के तीसरे और आखिरी बड़े ब्लॉक की तरफ चलते हैं, जो धारा 131 से 150 तक है। प्रॉपर्टी और पैसों से जुड़े अपराध। हाँ, ये पूरा सेक्शन प्रॉपर्टी, पैसों, धोखे और फर्जीवाड़े के इर्द गिर्द घूमता है। मैंने हमेशा सोचा था कि चोरी, डकैती और सामूहिक डकैती एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। बहुत लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन नोट्स कहते हैं कि कानूनी रूप से इनमें जमीन आसमान का फर्क है। आम बोलचाल में हम भले कहते हैं कि मेरे घर में डकैती हो गई, जबकि असल में वो सिर्फ चोरी हो सकती है। तो चोरी और डकैती में लीगल डिफरेंस क्या है? देखिए, धारा 137 और 138 चोरी को डिफाइन करती हैं। चोरी का सिंपल मतलब है किसी की प्रॉपर्टी उसकी मर्जी के बिना चुपचाप ले जाना, बिना बताए खिसक लेना। हाँ, इसमें आमतौर पर कोई मारपीट या डर नहीं होता। आपकी जेब से किसी ने चुपके से फोन निकाल लिया तो वो चोरी है। लेकिन अगर वो डरा धमका कर ले तो? अगर वही इंसान आपको चाकू दिखाए, डराए या आपके साथ हाथापाई करके आपका फोन छीने, तो वो धारा 131 के तहत रॉबरी यानी डकैती बन जाती है। यहाँ बल प्रयोग या डर वो एलिमेंट है जो क्राइम को ज्यादा सीरियस बना देता है। एकदम सही। ओके, तो चोरी प्लस फोर्स इज इक्वल टू रॉबरी। बहुत अच्छे से समराइज किया आपने। तो फिर डकैती यानी सामूहिक डकैती क्या है? सोर्स मटेरियल में धारा 134 से 136 तक इसके बारे में बहुत स्पेसिफिक रूल्स हैं। इसमें ये 5 लोग वाला रूल क्या है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्टर है। कानून कहता है कि जब 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर डकैती करते हैं तो उसे डकैती या सामूहिक डकैती कहा जाएगा। लेकिन 5 ही क्यों, 4 क्यों नहीं? इमेजिन कीजिए आप घर में अकेले हैं और अचानक 5-6 लोग हथियार लेकर घुस आएं। आपके पास सेल्फ डिफेंस का, खुद को बचाने का कोई चांस ही नहीं बचता। इंसान तो वैसे ही घबरा जाएगा इतने लोगों को देखकर। बिल्कुल। नंबर गेम की वजह से विक्टिम पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाता है और उस इलाके में एक भयानक दहशत फैल जाती है। एक तरह का खौफ बन जाता है। इसलिए कानून 5 या ज्यादा लोगों के ग्रुप को एक अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक कैटेगरी में रखता है। इसके लिए धारा 134 में बहुत ही कड़ी सजा का प्रोविजन है। ये सच में डराने वाला है। लेकिन सारे क्रिमिनल्स हथियार लेकर रात में घरों में नहीं घुसते। आपका इशारा किस तरफ है? कुछ क्रिमिनल्स तो सूट बूट पहनकर एसी ऑफिस में बैठकर भी लोगों को लूट लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ व्हाइट कॉलर क्राइम्स की, धारा 139 और 140। जो क्रिमिनल हथियार की जगह झूठ और भरोसे का इस्तेमाल करता है तो वो व्हाइट कॉलर क्राइम होता है। जैसे किसी का भरोसा तोड़ना। धारा 139 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी
विश्वासघात की बात करती है। इसका कोई एग्जाम्पल देंगे? मान लीजिए आपने अपने किसी सीए या दोस्त को अपने पैसे मैनेज करने के लिए दिए और उसने वो पैसे अपने पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिए। तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। हाँ, और धारा 140 और 141 चीटिंग यानी धोखाधड़ी से जुड़ी है, किसी को झूठे सपने दिखाना, फर्जी वादे करना और फिर उससे पैसे या प्रॉपर्टी ऐंठ लेना। जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। और इस झूठ का सबसे एक्सट्रीम रूप मुझे लगता है फोर्जरी यानी जालसाजी है, जिसका जिक्र धारा 142 से 145 में है। फोर्जरी सिर्फ कागजों पर नकली साइन करने तक सीमित नहीं है। वही तो, आजकल तो डिजिटल दुनिया में ये बहुत रेलेवेंट हो गया है। बिल्कुल रेलेवेंट है। आज के समय में जब कोई आपके साथ कोई डिजिटल स्कैम करता है, फेक आइडेंटिटी बनाता है या झूठे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर बैंक से लोन ले लेता है, तो वो भी जालसाजी है। कानून उसे जालसाजी के नजरिए से ही देखता है। धारा 143 जो नकली डॉक्यूमेंट बनाने के बारे में है और धारा 145 जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स की जालसाजी के बारे में है। ये भी तो उसी ट्रस्ट को तोड़ते हैं। ये उस ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं जिस पर हमारी पूरी सोसाइटी टिकी है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि कौन सा कागज असली है और कौन सा नकली, तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। सिस्टम के कोलैप्स होने की बात निकली है तो नोट्स के आखिरी हिस्से यानी धारा 146 से 150 को मिस नहीं कर सकते। फेक करेंसी वाला हिस्सा। हाँ, ये हिस्सा फेक करेंसी यानी नकली मुद्रा से जुड़ा है। नकली नोट बनाना जो 146 में है, उसे यूज करना 147 में, या सिर्फ अपने पास रखना 148 में। सवाल यह है कि कानून इसे इतनी सख्ती से क्यों कुचलता है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो आप समझेंगे कि नकली मुद्रा कोई आम चोरी या धोखाधड़ी नहीं है। तो ये क्या है? जब कोई इंसान 500 रुपए का नकली नोट चलाता है तो उसका विक्टिम सिर्फ वो दुकानदार नहीं होता जिससे वो नोट मिला है। तो विक्टिम कौन होता है? उसका विक्टिम देश की पूरी इकोनॉमी होती है। वो कैसे? इसे ऐसे समझिए कि हमारी अर्थव्यवस्था एक शरीर है और पैसा उस शरीर में दौड़ने वाला खून। बहुत ही बढ़िया मेटाफर है। अगर कोई उस शरीर में नकली खून इंजेक्ट करने लगे तो क्या होगा? धीरे धीरे पूरे शरीर के ऑर्गन फेल होने लगेंगे। मतलब इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी? मार्केट में नकली पैसा आने से असली पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, महंगाई बढ़ती है और देश के फाइनेंशियल सिस्टम से दुनिया का भरोसा उठ जाता है। ये तो किसी भी देश को अंदर से खत्म करने का तरीका है। कई बार तो दुश्मन देश जानबूझकर नकली नोट छापकर बेचते हैं ताकि हमारी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाए। इसीलिए इसे इतना सीरियस ऑफेंस माना जाता है। इसलिए चाहे कोई नकली नोट बनाए, फैलाए या सिर्फ उसे जानबूझकर अपने पास रखे, इन सभी धाराओं यानी 146 से 150 तक में कानून कोई रहम नहीं दिखाता। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे बीएनएस की धारा 101 से 150 तक के सफर को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ है। क्या बात? हमारा कानून सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, ये इंसानी व्यवहार की हर एक परत को बहुत बारीकी से नापता है। बिल्कुल सही कहा आपने। चाहे वो पार्किंग लॉट में एक पल के अंधे गुस्से में हुआ एक्सीडेंट हो, किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करके सुसाइड तक पहुंचाना हो, 5 लोगों द्वारा घर में घुसकर की गई डकैती हो, या किसी का पैसा हड़पने वाला व्हाइट कॉलर फ्रॉड हो, या फिर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नकली नोटों से खोखला करने की कोई बड़ी साजिश। कानून हर चीज का वजन करता है। एकदम। कानून देखता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने लोगों ने किया, और सबसे बड़ी बात, ऐसा करने के पीछे नियत क्या थी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कानून ने अपराध के हर तरीके, हर नियत और हर हथियार के लिए एक धारा और सजा तय कर दी है, लेकिन यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह विस्तृत कानूनी ढांचा वास्तव में समाज से अपराध की मानसिकता को खत्म कर पाता है, या ये केवल अपराधियों को कानून से बचने के लिए और अधिक चालाक और परिष्कृत तरीके ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। इस नई और रोमांचक गहन चर्चा में आप सभी का स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो कोई आम कहानी या लेख नहीं है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारे समाज की नींव को सुरक्षित रखता है। मेरा मतलब है सार्वजनिक प्राधिकरण और न्याय प्रशासन से संबंधित वैधानिक अपराध। बिल्कुल। और अगर इसे हम थोड़ी आसान और बोलचाल की भाषा में समझें तो आज हम उन नियमों और कानूनों को खंगालने वाले हैं जो सरकारी बाबुओं, पुलिस प्रशासन और अदालतों को उनकी हदों में रखते हैं। और साथ ही आम जनता को भी सिस्टम के साथ खिलवाड़ करने से रोकते हैं। विशेष रूप से हमारी नजर आज धारा 151 से लेकर 200 तक पर रहेगी। ये एक बहुत ही दिलचस्प और आंखें खोल देने वाला विषय है। अक्सर कानून की किताबें देख के लगता है कि ये सिर्फ वकीलों के काम की चीजें हैं, है ना? हाँ, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था। लेकिन जब हम इन 50 धाराओं को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक तस्वीर उभरती है। ये दस्तावेज असल में ये तय करता है कि एक सभ्य समाज के रूप में हम अपने प्रशासन, चुनाव और न्याय प्रणाली से क्या उम्मीद करते हैं। और जब कोई, चाहे वो कुर्सी पर बैठा बड़ा अधिकारी हो या कोई आम नागरिक, उन उम्मीदों को तोड़ता है तो उसके लिए क्या परिणाम तय किए गए हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, जो धारा 151 से 160 तक है। इस हिस्से का पूरा जोर इस बात पर है कि जिनके हाथों में सत्ता है वे उसका दुरुपयोग न करें, मतलब रक्षक ही भक्षक न बन जाए। सही कहा आपने। आमतौर पर जब हम किसी भ्रष्ट सरकारी अधिकारी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले रिश्वत लेने की तस्वीर आती है। क्या ये कानून सिर्फ उसी रिश्वतखोरी को रोकता है या मामला उससे कहीं आगे का है? देखिए, रिश्वतखोरी तो जाहिर तौर पर इसमें शामिल है ही। धारा 158 स्पष्ट रूप से लोक सेवक के किसी भी भ्रष्ट या दुर्भावनापूर्ण कार्य को अपराध मानती है।
लेकिन यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि कानून बनाने वालों ने सत्ता के दुरुपयोग के कितने अलग अलग तरीकों की कल्पना की है। मतलब सिर्फ पैसे की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। सोचिए, एक अधिकारी जिसके पास ताकत है वो सिर्फ पैसे के लिए ही तो बेईमानी नहीं करेगा। मान लीजिए कोई अधिकारी उस कुर्सी पर बैठकर अपना कोई निजी व्यापार या धंधा चलाने लगे। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, और कानून की धारा 151 ऐसे गैरकानूनी व्यापार पर सीधा प्रहार करती है। एक लोक सेवक का काम जनता की सेवा करना है, न कि अपने पद का फायदा उठाकर अपना बिजनेस चमकाना। समझ गई। तो मतलब कुर्सी का फायदा उठाकर साइड बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि क्या हो अगर कोई अफसर पैसे के लिए नहीं बल्कि महज अपनी किसी पुरानी खुन्नस या दुश्मनी को निकालने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करे। ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। मान लीजिए कोई जानबूझकर किसी निर्दोष के खिलाफ कोई गलत आदेश पास कर दे, तब क्या होगा? कानून इस बारीक इंसानी फितरत को भी बहुत अच्छी तरह समझता है और यहीं पर धारा 153 सामने आती है। अगर कोई लोक सेवक सिर्फ किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर गलत आदेश देता है तो वो एक गंभीर अपराध कर रहा है। ये तो बहुत जरूरी प्रावधान है। और इसके साथ ही धारा 155 भी है। अगर कोई अधिकारी अपनी वर्दी या पद की धौंस जमाकर किसी को अवैध रूप से हिरासत में रखता है, यानी बिना किसी कानूनी आधार के किसी को लॉकअप में डाल देता है, तो वो खुद अपराधी बन जाता है। ये सुनना किसी भी आम नागरिक के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। बिल्कुल, कोई भी नहीं। लेकिन ये तो वो मामले हुए जहां अधिकारी जानबूझकर कोई एक्शन ले रहा है। कई बार ऐसा भी तो होता है कि सरकारी दफ्तरों में फाइलें दबा दी जाती हैं या जानबूझकर गलत प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे कोई पुलिस वाला किसी मामले में जानबूझकर गलत रिकॉर्ड बना दे ताकि कोई अपराधी बच जाए। क्या ऐसे मामलों के लिए भी कोई प्रावधान है? एकदम है। कानून की नजर से ये बचना नामुमकिन है। धारा 154 इसी गलत रिकॉर्ड तैयार करने के बारे में है। अच्छा। और अगर बात प्रक्रिया में हेरफेर करने की हो तो धारा 157 लोक सेवक द्वारा कानून की प्रक्रिया का उल्लंघन करने को पकड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि कानून सिर्फ कुछ गलत करने को ही नहीं बल्कि कुछ न करने को भी अपराध मानता है। कुछ ना करने को मतलब अपनी ड्यूटी ना करने को? बिल्कुल। धारा 160 ये स्पष्ट करती है कि कर्तव्य में लापरवाही बरतना भी दंडनीय है। मतलब अगर किसी अफसर का काम किसी चीज को रोकना था और वो आंखें मूंद कर बैठा रहा तो वो भी कटघरे में खड़ा होगा। ये तो बहुत ही व्यापक दायरा हो गया। हाँ, धारा 152 और 156 भी इसी दायरे में आती हैं, जहां जानबूझकर कानून का उल्लंघन या गलत कार्यवाही करना शामिल है। और अंततः धारा 159 जो पद के दुरुपयोग को एक व्यापक अपराध की श्रेणी में रखती है। तो हमने ये तो देख लिया कि अगर कोई अफसर बेईमानी करे या अपनी कुर्सी का रौब झाड़े तो क्या होगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। जी, वो क्या? अगर हम अधिकारियों से ईमानदारी और सख्ती से काम करने की उम्मीद कर रहे हैं तो उन्हें काम करने का माहौल भी तो मिलना चाहिए। तब क्या हो जब कोई आम आदमी ही उस अफसर को काम ना करने दे। बहुत सही दिशा में आ रही हैं आप। और यहीं से हमारी चर्चा का दूसरा चरण शुरू होता है, धारा 161 से 170। ये खंड पूरी तरह से व्यवस्था के सम्मान और सरकारी काम में बाधा डालने से जुड़ा है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये खंड वास्तव में समाज में ऑर्डर या व्यवस्था बनाए रखने की रीढ़ है। एक तरफ हमने अधिकारियों की शक्तियां सीमित की, लेकिन दूसरी तरफ ये तय किया कि जब वे कानून के दायरे में रहकर अपना काम कर रहे हों तो कोई बाहुबली या आम नागरिक उन्हें बेवजह रोक न सके। संतुलन बनाना जरूरी है। इसीलिए धारा 161 और धारा 167 सीधे तौर पर लोक सेवक के सरकारी कार्य में बाधा डालने को अपराध घोषित करती हैं। एक सवाल है यहाँ, कार्य में बाधा डालने का मतलब क्या सिर्फ शारीरिक रूप से रोकना है? क्योंकि आज के समय में तो लोग सिस्टम को अलग अलग तरीकों से चकमा देने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को अदालत या पुलिस से कोई समन आता है। आजकल तो ईमेल या व्हाट्सएप पर भी नोटिस आ जाते हैं जिन पे ब्लू टिक लग जाता है। क्या कोई ये कहकर बच सकता है कि मैंने तो मैसेज देखा ही नहीं, या बस उस नोटिस को रद्दी में डाल दे? यह एक बहुत ही सटीक और आधुनिक उदाहरण है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सरकारी चिट्ठी को नजरअंदाज कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धारा 162 के तहत समन या नोटिस का पालन न करना अपने आप में एक वैधानिक अपराध है। मतलब आप उस ब्लू टिक को इग्नोर नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। आप सिस्टम को इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसी श्रृंखला में न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना धारा 163 के तहत आता है और किसी भी सामान्य सरकारी आदेश की अवज्ञा करना धारा 164 या 169 के दायरे में आता है। यानी आप अपनी मर्जी से ये तय नहीं कर सकते कि कौन सा आदेश मानना है और कौन सा नहीं। और बात सिर्फ आदेश न मानने तक नहीं रुकती। कई बार लोग सीधे अधिकारियों को डराने धमकाने पर उतर आते हैं। और वहीं पर धारा 165 सक्रिय हो जाती है जो किसी सरकारी अधिकारी को धमकाने के खिलाफ है। इसी तरह धारा 166 लोक सेवक का आदेश न मानने को लक्षित करती है और धारा 168 उनके काम में किसी भी तरह का अनुचित हस्तक्षेप करने को। ये सभी धाराएं ये सुनिश्चित करती हैं कि सरकारी मशीनरी बिना किसी डर या दबाव के काम कर सके। बिल्कुल सही। इस पूरे खंड में एक धारा है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, वो है धारा 170, स्वयं को झूठा लोक सेवक बताना। इसे पढ़ते ही मुझे तुरंत उन फिल्मों की याद आ गई जहां कुछ लोग नकली पुलिस या सीबीआई ऑफिसर बनकर लोगों के घरों में रेड मारते हैं और सारा माल साफ कर देते हैं। हाँ, वो फिल्में तो बहुत मशहूर हैं। क्या ये कानून उसी तरह के बहरूपियों के लिए बना है? ये एकदम सटीक उदाहरण है।
जब कोई व्यक्ति नकली पुलिस, इनकम टैक्स ऑफिसर या कोई और लोक सेवक बनकर भोली भाली जनता को ठगता है, तो वो न सिर्फ उन लोगों का आर्थिक नुकसान कर रहा है, बल्कि वो पूरे सरकारी तंत्र की विश्वसनीयता को तोड़ रहा है। और विश्वास ही तो वो मुद्रा है जिस पर कोई भी सरकार चलती है। एकदम सही बात है। अगर लोग असली और नकली अफसर में फर्क ही नहीं कर पाएंगे तो सिस्टम ढह जाएगा। इसीलिए धारा 170 इसे एक बेहद संगीन अपराध मानती है। अब यहाँ से हम एक ऐसे विषय की ओर मुड़ते हैं जो सीधे हमारे लोकतंत्र की धड़कन से जुड़ा है। स्रोत सामग्री का तीसरा खंड धारा 171 से 180 तक पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया और उसमें होने वाले अपराधों पर केंद्रित है। जी। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चुनाव की पवित्रता कितनी महत्वपूर्ण है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इस पवित्रता को बचाने के लिए कानून क्या तरीके अपनाता है? चुनाव सिर्फ वोट डालने की एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, ये स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति है। और इसी स्वतंत्रता को बचाने के लिए धारा 171 सबसे पहले चुनाव में रिश्वत देने को एक गंभीर अपराध मानती है। चाहे वो नकद पैसा हो, शराब हो या कोई और लालच, रिश्वत लोकतंत्र की जड़ों में लगा दीमक है। पैसे दे के वोट खरीदना तो एक बात हुई, लेकिन क्या हो जब कोई बाहुबली अपने इलाके के लोगों को डरा धमकाकर वोट देने पर मजबूर करे, जहां पैसा नहीं बल्कि डर काम कर रहा हो? ये और भी खतरनाक स्थिति है और इसीलिए धारा 172 बनाई गई है। ये चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने के खिलाफ है। इसका मतलब ये है कि सत्ता, बाहुबल या किसी भी तरह के डर का इस्तेमाल करके आप किसी का वोट नहीं छीन सकते। ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और बहुत आम समस्या रही है फर्जी मतदान। किसी और के नाम पर पर्ची लेकर वोट डाल देना। धारा 173 इसी फर्जी मतदान को सीधे तौर पर एक वैधानिक अपराध घोषित करती है। और अगर कोई असामाजिक तत्व लोगों को पोलिंग बूथ तक पहुंचने ही ना दे, मतलब पूरा का पूरा बूथ ही कैप्चर कर ले, तो वो धारा 174 के तहत मतदान में बाधा डालने का दोषी होगा। इसके अलावा चुनाव से जुड़ा एक बहुत ही रोचक पहलू है मतदान की गोपनीयता। धारा 175 इस बात को सुनिश्चित करती है कि मतदान की गोपनीयता भंग ना हो। ये गोपनीयता वाला बिंदु असल में बहुत दिलचस्प है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैं अपनी मर्जी से बताना चाहता हूँ कि मैंने किसे वोट दिया तो इसमें हर्ज क्या है। हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। आजकल तो लोग वोट डालते हुए सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डालना चाहते हैं। कानून इसे अपराध क्यों मानता है? क्योंकि अगर मतदान गुप्त में ही रहा तो फिर से दबाव और खौफ का माहौल बन जाएगा। अगर बाहुबलियों को ये पता चल जाए कि किसने उन्हें वोट नहीं दिया तो वे बदला ले सकते हैं। अच्छा, तो ये बचाव के लिए है। जी, इसीलिए गोपनीयता सिर्फ एक अधिकार नहीं है बल्कि एक कानूनी बाध्यता है, ताकि हर इंसान बिना किसी खौफ के अपना बटन दबा सके। इसके आगे के जो नियम हैं वो चुनाव प्रचार को लेकर हैं। चुनाव में किसी उम्मीदवार के खिलाफ जानबूझकर गलत बयान देना, जो धारा 176 में आता है, या झूठी सूचना फैलाना, जो धारा 177 है, ये पूरे चुनाव की हवा का रुख मोड़ सकता है। आजकल के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऑफ फर्जी खबरों के दौर में तो धारा 176 और 177 और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती हैं। एकदम सही कहा आपने। इसी तरह चुनाव में अवैध तरीके से प्रचार करना धारा 178 के तहत आता है, और अगर कोई सामान्य रूप से चुनावी नियमों का उल्लंघन करता है तो वो धारा 179 के दायरे में आता है। इन सभी अपराधों के लिए कड़े दंड का प्रावधान धारा 180 में स्पष्ट रूप से किया गया है। अब अगर चुनाव के शोर शराबे से निकलकर हम उस शांत लेकिन बेहद गंभीर जगह पहुंचे जहां सच और झूठ का असली फैसला होता है, यानी हमारी जांच प्रक्रिया और न्यायालय, ये इस पूरे दस्तावेज का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। दस्तावेज का अगला हिस्सा धारा 181 से 190 पूरी तरह से झूठी गवाही और झूठे साक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता है। न्याय का पूरा ढांचा तो सच पर टिका है। जब सच के साथ ही खिलवाड़ होने लगे तो क्या होगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। न्यायपालिका की आंखें पट्टी से बंधी हैं, वो सिर्फ सबूतों के तराजू पर ही तौलती है। इसीलिए धारा 181 सीधे तौर पर झूठी गवाही देने पर प्रहार करती है। बिल्कुल। अदालत में खड़े होकर शपथ लेना और फिर झूठ बोलना न्याय प्रणाली की जड़ों पर हमला है। इसी तरह पुलिस या किसी भी लोक सेवक को झूठी जानकारी देना धारा 182 के तहत आता है। झूठी जानकारी देना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम सब समझ सकते हैं। इससे जांच एजेंसियों का समय तो बर्बाद होता ही है, कोई निर्दोष भी फंस सकता है। बिल्कुल। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा खौफनाक लगती है वो है सबूतों के साथ छेड़छाड़। मान लीजिए किसी हत्या के मामले में कोई उस हथियार को नदी में फेंक दे या खून के धब्बे मिटा दे, क्या कानून इसे भी गंभीरता से लेता है? बहुत ज्यादा गंभीरता से। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर साक्ष्य को नष्ट करता है तो उसे धारा 185 के तहत सजा मिलेगी, और अगर वो साक्ष्य को नष्ट नहीं कर रहा लेकिन उसे कहीं छुपा रहा है तो वो धारा 186 के तहत अपराधी है। क्योंकि अगर साक्षी नहीं होंगे तो न्याय कैसे होगा? एकदम सटीक बात। इसके अलावा जांच को भटकाने के लिए झूठा दस्तावेज देना, जो धारा 183 में है, और सीधे न्यायालय में झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करना धारा 184 के तहत न्याय प्रक्रिया को पूरी तरह से पंगु बना सकते हैं। जांच के दौरान अधिकारियों पर भी तो बहुत दबाव होता है, और कई बार लोग अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए सिस्टम का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं। इसीलिए इस खंड में धारा 189 है, जो जांच कर रहे लोक सेवक को धमकी देने के बारे में है। और जिस निजी दुश्मनी की बात आपने की उसके लिए धारा 190 बहुत महत्वपूर्ण है, झूठी शिकायत करना।
हाँ, ये तो बहुत देखने को मिलता है। कितनी बार लोग बदला लेने के लिए दूसरों पर झूठे केस ठोक देते हैं। इससे ना सिर्फ असली मुकदमों से ध्यान हटता है, बल्कि निर्दोष लोगों को सालों तक मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। न्यायालय का काम सुचारू रूप से चले, इसके लिए अदालत के आदेश का उल्लंघन धारा 187 और किसी भी सरकारी आदेश की अवज्ञा धारा 188 को भी इस खंड में अपराध माना गया है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? हम इन सारी बातों को कैसे समेट सकते हैं? इसे समझने के लिए हमें इस दस्तावेज के अंतिम और सबसे गंभीर खंड की ओर चलना होगा, धारा 191 से 200 तक। जी, यह हिस्सा न्याय प्रशासन की अखंडता यानी उसकी इंटेग्रिटी को बचाने का आखिरी सुरक्षा चक्र है। ये खंड वास्तव में पिछले खंड का ही एक अधिक गंभीर रूप है। पिछले हिस्से में सबूत मिटाने या छुपाने की बात थी। यहां बात हो रही है झूठ को बनाने की। कानून झूठ गढ़ने के हर तरीके को बहुत ही बारीकी से पकड़ता है। वो कैसे? धारा 191 को देखिए। झूठा साक्ष्य तैयार करना, मतलब आपने सिर्फ झूठ बोला ही नहीं, आपने बाकायदा एक कहानी गढ़ी है, नकली सबूत प्लांट किए हैं। और धारा 192 झूठा दस्तावेज बनाने को इसी श्रेणी में रखती है। इन अपराधों के लिए दंड क्या होगा, ये धारा 193 में बहुत सख्ती से बताया गया है। लेकिन इस पूरे दस्तावेज में, इन 50 धाराओं में, जिस धारा ने मुझे सबसे गहराई तक झकझोर दिया वो है धारा 194। किसी निर्दोष को दोषी ठहराने के लिए झूठी गवाही देना या झूठे सबूत करना। ये वाकई में बहुत ही गंभीर अपराध है। जरा सोचिए, ये कितनी भयानक स्थिति है। किसी ऐसे व्यक्ति की आजादी, उसका परिवार, उसका पूरा जीवन छीन लेने की कोशिश करना जिसने कुछ किया ही नहीं है। ये मानवीय दृष्टिकोण से भी सबसे बड़े पापों में से एक है। किसी की जिंदगी को इस तरह से तबाह करने की कोशिश करना न्याय प्रणाली के माथे पर कलंक है। इसीलिए कानून इस कृत्य को बहुत ही संगीन मानता है। और इसके बाद के प्रावधान क्या कहते हैं? इसके बाद अगर कोई व्यक्ति जानते बूझते हुए अदालत में झूठे प्रमाण प्रस्तुत करता है तो वो धारा 195 का दोषी है, और उस झूठे दस्तावेज का असली की तरह उपयोग करना धारा 196 के तहत आता है। ऐसा लगता है जैसे कानून ने कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा है जहां से कोई धोखेबाज बचकर निकल सके। कई बार लोग सोचते हैं कि गवाही नहीं तो क्या हुआ, कोई झूठा सर्टिफिकेट या हलफनामा दे देंगे। अगर कोई ऐसा सोचता है तो धारा 197 और 198 उसके इंतजार में है। धारा 197 झूठे प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट देने को अपराध मानती है, और 198 उस झूठे प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने को। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, और भी कुछ है। बिल्कुल। धारा 199 झूठा बयान या डिक्लेरेशन देने से जुड़ी है, और अंततः धारा 200 जो किसी ऐसे बयान को जिसे व्यक्ति जानता है कि वो झूठा है उसे सच्चा बताकर पेश करने को अपराध घोषित करती है। ये सारी धाराएं 191 से 200 तक अदालत के कक्ष में एक अदृश्य घेरा बनाती हैं जहां सत्य के अलावा किसी भी चीज की कोई जगह नहीं है। ये पूरा सफर धारा 151 से लेकर 200 तक सचमुच एक अलग ही दुनिया में ले जाने वाला रहा। हमने शुरुआत की थी इस बात से कि कैसे कानून उन लोगों की जवाबदेही तय करता है जो कुर्सियों पर बैठे हैं। जी, कैसे उन्हें मनमानी करने, व्यापार करने या पुरानी दुश्मनी निकालने से रोकता है। फिर हमने देखा कि कैसे यही कानून आम लोगों को सरकारी काम में अड़ंगा डालने या नकली अफसर बनने से रोकता है। उसके बाद हमने लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार यानी चुनावों की सुरक्षा की बात की। हमने ये समझा कि कैसे बाहुबल, रिश्वत और फर्जी मतदान के खिलाफ सख्त पैरा है। बिल्कुल। और अंत में हमने न्याय के मंदिर की उस व्यवस्था को देखा जहां झूठे सबूत गढ़ने, निर्दोषों को फंसाने और झूठे हलफनामे देने वालों के खिलाफ एक अभेद्य दीवार खड़ी की गई है। ये एक बेहद जटिल लेकिन अद्भुत व्यवस्था है। इन 50 धाराओं में सिस्टम से खिलवाड़ करने के हर उस तरीके का जिक्र है जो एक इंसान सोच सकता है, चाहे वो रिश्वत हो, नकली पुलिस बनना हो, बूथ कैप्चरिंग हो या फिर हत्या के हथियार को गायब करना हो। और यहीं से एक बहुत ही गहरा विचार मेरे मन में जन्म लेता है। वो क्या? जरा सोच कर देखिए, क्या कानूनों की ये इतनी लंबी और बारीक फेहरिस्त ये दिखाती है कि हमारा सिस्टम और समाज स्वाभाविक रूप से कितना कमजोर और भ्रष्ट है, जहां कदम कदम पर बेईमानी का डर सताता है। ये एक नजरिया हो सकता है, या फिर ये दिखाती है कि इंसानी फितरत की हर खामी, हर संभावित धोखे का सदियों पहले से अनुमान लगाने में हमारा कानूनी ढांचा कितना अविश्वसनीय रूप से मजबूत और दूरदर्शी है। इस गहरे सवाल के साथ हम आज की इस वैचारिक और ज्ञानवर्धक चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ये सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। श्रोताओं के लिए ये ज्ञान और जिज्ञासा की यात्रा यकीनन बहुत फायदेमंद रही होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक नए विषय और नए नजरिए के साथ फिर मुलाकात होगी। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय के पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो शायद पहली नजर में काफी उबाऊ लग सकता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब किसी भारी भरकम कानूनी किताब का एक हिस्सा। सही कहा। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम संक्षेप में BNS कहते हैं, उसकी धारा 201 से लेकर 250 तक की एक पूरी लिस्ट है। और अगर कोई इसे बस ऐसे ही सरसरी निगाह से देखे तो ये सिर्फ धाराओं और उपधाराओं का एक नीरस जाल लगेगा। एकदम। लेकिन
आज का हमारा उद्देश्य इन 50 धाराओं को रटना या किसी अदालत की तरह पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय हम इन दस्तावेजों के भीतर छिपी उस दिलचस्प कहानी को समझने का प्रयास करेंगे जो मानव स्वभाव, धोखेबाजी और हमारी न्याय व्यवस्था को बचाने के लिए बनाए गए एक मजबूत सुरक्षा चक्र के बारे में है। और इन दस्तावेजों को गहराई से देखने पर एक बात जो बहुत स्पष्ट होती है वो ये है कि न्याय केवल ये तय करने तक सीमित नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। हाँ, न्याय वास्तव में उन अनगिनत और चालाक तरीकों से निपटने की एक निरंतर लड़ाई है जिनसे लोग सच्चाई को छुपाने या पूरी व्यवस्था को एक चकमा देने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस बात को अगर हम एक बड़ी व्यवस्था के नजरिए से समझे ना तो ये और भी रोचक हो जाता है। कोई भी समाज या उसकी न्याय प्रणाली केवल तभी ठीक से काम कर सकती है जब उसकी बुनियादी प्रक्रियाएं सुरक्षित हों। मतलब मशीन के पुर्जे सही होने चाहिए। बिल्कुल। अगर हम एक बहुत ही उन्नत और शानदार मशीन का उदाहरण लें तो वो तब तक काम नहीं कर सकती जब तक उसके पुर्जे सही ना हो। अगर पुर्जों में ही जंग लग जाए या कोई बाहर से उस मशीन में कंकड़ डाल दे तो प्रक्रिया ठप पड़ जाएगी। जाहिर सी बात है। तो ये जो 50 धाराएं हमारे सामने हैं, ये मूल रूप से सार्वजनिक न्याय और अधिकार के खिलाफ होने वाले अपराधों का एक बहुत ही बारीकी से तैयार किया हुआ नक्शा है। हाँ। ये नक्शा हमें बताता है कि कानून की नजर में केवल हत्या करना या चोरी करना ही एकमात्र अपराध नहीं है। मतलब उस अपराध के बाद का जो गोलमाल है वो भी जी। उस हत्या या चोरी की जांच को भटकाना, सबूतों के साथ खिलवाड़ करना या न्याय की गति को धीमा करना भी उतना ही गंभीर अपराध है। ये पूरा खंड इस बात को सुनिश्चित करता है कि न्याय के पहिए बिना किसी रुकावट के घूमते रहें। बिल्कुल, प्रशासन की रीढ़ होते हैं। तो हमारे स्रोतों का पहला हिस्सा यानी धारा 201 से 205 और फिर धारा 219 से 223 इसी बात पर केंद्रित है। ये हिस्सा उस डरावनी स्थिति की बात करता है जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। हाँ, जब मैंने धारा 201 को पढ़ा तो ये काफी हैरान करने वाला था। ये धारा कहती है कि अगर कोई लोक सेवक जानबूझकर कोई ऐसा गलत दस्तावेज तैयार करता है जिससे किसी को नुकसान हो तो वो एक गंभीर अपराध है। और ऐसा होता भी है। फिर धारा 202 और 203 है जो तब लागू होती हैं जब कोई लोक सेवक किसी अवैध व्यापार या संपत्ति की खरीद फरोख्त में शामिल होता है, जो कि भ्रष्टाचार का सीधा मामला है। बिल्कुल। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा फिल्मी और अजीब बात धारा 204 और 205 में लगी। रूप धारण करने वाली बात। हाँ, इसमें किसी इंसान द्वारा लोक सेवक का रूप धारण करने या धोखे से किसी अधिकारी की वर्दी पहनने का जिक्र है। मतलब कानून को इसके लिए इतनी विशेष धाराएं क्यों बनानी पड़ी? मैं बताती हूँ। इसके पीछे का कारण ये है कि वर्दी या किसी अधिकारी का पद वो केवल एक कपड़े का टुकड़ा या पहचान नहीं है, वो राज्य की सत्ता और जनता के विश्वास का प्रतीक है। हाँ, सही बात है। जब कोई व्यक्ति झूठी वर्दी पहनकर किसी को डराता है या पैसे ऐंठता है तो वो केवल एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहा है, वो पूरे प्रशासन के प्रति जनता के भरोसे को तोड़ रहा होता है। वो सिस्टम पर चोट कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन सत्ता के दुरुपयोग का सबसे खतरनाक रूप सड़कों पर नहीं बल्कि बंद कमरों में, अदालतों और थानों के भीतर देखने को मिलता है। आप धारा 219 की बात कर रही हैं? जी, धारा 219 इसी स्थिति से निपटती है। ये तब लागू होती है जब कोई न्यायिक अधिकारी या न्यायाधीश भ्रष्ट होकर या किसी दुर्भावना के तहत कोई गलत आदेश पारित कर देता है। न्याय की कुर्सी पर बैठकर अन्याय करना व्यवस्था की जड़ों पर सीधा प्रहार है। ये तो मतलब बहुत ही गंभीर बात है। कानून बनाने वालों ने ये मान लिया था कि न्याय देने वाले भी भ्रष्ट हो सकते हैं। इंसानी फितरत है, कोई भी पद इससे अछूता नहीं है। इसी तरह मैंने देखा कि धारा 220 किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने के खिलाफ है। और धारा 221 से लेकर 223 तक की बात करें तो ये उन अधिकारियों पर नकेल कसती है जो किसी अपराधी को पकड़ने में लापरवाही बरतते हैं या जानबूझकर उसे भाग जाने देते हैं। बिल्कुल। और यही वो बिंदु है जो इस पूरी संहिता को इतना प्रभावी बनाता है। कैसे? क्योंकि कोई भी कानून तब तक जमीन पर नहीं उतर सकता जब तक कि उसे लागू करने वाले लोग स्वयं जवाबदेह ना हों। अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फसल कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। बहुत खूब कहा। इसलिए ये धाराएं व्यवस्था के भीतर मौजूद खामियों और भ्रष्टाचार से निपटने का एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कानून के रखवाले खुद को कानून से ऊपर न समझने लगे। एकदम सही। अच्छा, ये तो हुई व्यवस्था के रखवालों की बात, लेकिन क्या आम नागरिक इस मामले में पीछे हैं? बिल्कुल नहीं, वो भी अपना पूरा योगदान देते हैं गड़बड़ करने में। हाँ, जब हम स्रोतों में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि लोग कानूनी प्रक्रियाओं से भागने और असहयोग करने में भी बहुत रचनात्मक होते हैं। बहुत ज्यादा। धारा 206 से लेकर 218 तक का हिस्सा इसी असहयोग के इर्द गिर्द घूमता है। आमतौर पर लोगों में धारणा होती है कि अगर कोई पुलिस या अदालत से छिप जाए तो मामला समय के साथ अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन धारा 206 साफ तौर पर कहती है कि समन या कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए फरार होना एक अलग अपराध है। और धारा 207 समन को रोकने से जुड़ी है। और धारा 208 के तहत अगर कोई लोक सेवक के आदेश पर उपस्थित नहीं होता है तो वो भी गैर कानूनी है।
देखिए, यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि कानून में केवल सक्रिय रूप से कुछ गलत करने को ही अपराध नहीं माना गया है। मतलब कुछ सही न करने, यानी अपनी कानूनी जिम्मेदारी को न निभाने को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। पैसिव बने रहना भी क्राइम है? बिल्कुल। जब कोई समन से भागता है तो वो केवल एक अधिकारी का समय बर्बाद नहीं कर रहा है, वो उस पूरी प्रक्रिया को रोक रहा है जिससे किसी पीड़ित को न्याय मिलना था। रुकिए, ये असहयोग तो अदालत के भीतर भी हो सकता है ना? मैंने धारा 211 के बारे में पढ़ा जो कहती है कि शपथ लेने से इनकार करना भी अपराध है। जी हाँ। क्या ये वाकई इतना बड़ा मुद्दा है? अगर कोई सिर्फ कसम खाने से मना कर दे तो उसे अपराधी क्यों मान लिया जाए? और धारा 213 के तहत अपने ही दिए गए बयान पर हस्ताक्षर करने से मना करना भी सजा का हकदार बनाता है। ये सब थोड़ा कठोर नहीं लगता? ये कठोर लग सकता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि ये अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि न्याय प्रणाली पूरी तरह से साक्ष्यों और गवाहियों पर निर्भर करती है। अगर कोई अदालत में खड़ा होकर शपथ लेने से या सवालों के जवाब देने से या अपने ही बयान को प्रमाणित करने से मना कर दे तो अदालत फैसला कैसे सुनाएगी? हाथ बन जाएंगे उनके। बिल्कुल। ये असहयोग पूरी न्याय प्रक्रिया को पंगु बना देता है। इसी तरह धारा 209 और 210 को देखें, जो सूचना देने के बारे में है। हाँ, अगर किसी के पास कोई ऐसी जानकारी है जो कानूनन देना जरूरी है और वह उसे जानबूझकर छुपा लेता है या झूठी जानकारी देता है तो वह न्याय के रास्ते में कांटे बिछा रहा है। तो आप बस चुप रहकर नहीं बच सकते? नहीं, ये धाराएं स्थापित करती हैं कि एक सभ्य समाज में मूक दर्शक बने रहना या अपनी नागरिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना स्वीकार्य नहीं है। धारा 216 और 217 भी यही कहती हैं कि लोकसेवक के काम में बाधा डालना या जरूरत पड़ने पर उसकी सहायता करने से इनकार करना कोई छोटी बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये कहकर नहीं बचा जा सकता कि भाई मैं इस विवाद का हिस्सा नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं। लेकिन जो लोग मूक दर्शक नहीं होते हैं वे कई बार एक अलग ही स्तर का माया जाल रच देते हैं। और इसी के साथ हम इन धाराओं के सबसे दिलचस्प हिस्से में प्रवेश करते हैं, अदालतों में झूठ का माया जाल। हाँ, अदालतों में झूठ का माया जाल और साक्ष्य से छेड़छाड़। धारा 228 से लेकर 248 तक का ये सफर सच में दिमाग को चकरा देने वाला है। बहुत ही विस्तृत है ये। इन पन्नों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इंसान जितने तरीकों से झूठ बोल सकता है ना, कानून ने हर एक तरीके को पहचान कर उस पर मोहर लगा दी है। सही कहा। धारा 229 और 246 को ही देख लीजिए, जो अदालत में झूठा दावा करने से जुड़ी है। फिर धारा 230 से लेकर 233 तक झूठा प्रमाण प्रस्तुत करने, उसे तैयार करने और उसके लिए सजा तय करने का पूरा विवरण है। और झूठा साक्ष्य देने की साजिश रचना भी धारा 234 में। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे कोई जानबूझकर एक ऐसी पटकथा लिख रहा हो जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना ना हो, सिर्फ इसलिए ताकि असली दोषी बच जाए या कोई निर्दोष फंस जाए। और ये पटकथा केवल मौखिक झूठ या झूठी गवाही तक ही सीमित नहीं रहती, ये भौतिक सबूतों के साथ खिलवाड़ तक जाती है। फिजिकल एविडेंस। हाँ, अक्सर लोग न्याय की मूर्ति की आंखों पर बंधी पट्टी को सच मान लेते हैं और सोचते हैं कि वे व्यवस्था को चकमा दे देंगे। धारा 238 में झूठे दस्तावेज बनाने का प्रावधान है। और धारा 241 जो दस्तावेजों को नष्ट करने के बारे में। बिल्कुल, वो उन लोगों से निपटती है जो सबूत छुपाने के लिए असली दस्तावेजों को नष्ट कर देते हैं। अगर हम एक ऐसी स्थिति का विचार करें जहां एक अपराधी को लगता है कि वो हत्या के हथियार को नदी में फेंककर या खून से सने कपड़े जलाकर कानून की नजर से बच जाएगा, तो ये धारा उसे पकड़ लेगी। हाँ, ये धारा उसे बताती है कि सबूत मिटाना अपने आप में एक स्वतंत्र अपराध है। ये बात संपत्ति के मामले में भी बहुत सटीक बैठती है। धारा 243 को देखिए, जो संपत्ति छिपाने से संबंधित है ताकि जब्ती ना हो सके। ये बहुत आम है। ये केवल खून के निशान मिटाने जैसा नहीं है। ये तो ऐसा हुआ कि किसी अमीर व्यक्ति को पता चलता है कि अदालत उसकी संपत्ति कुर्क करने वाली है और वो रातों रात सब ट्रांसफर कर देता है। हाँ, अपने बंगले या बैंक खाते किसी दूर के रिश्तेदार के नाम कर देता है ताकि अदालत उस तक पहुंच ही ना सके। धारा रोकती है। इसके अलावा झूठे साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध कराना, जो धारा 235 में है, या झूठे दस्तावेज से मुकदमा चलाना, धारा 236, ये प्रवृत्तियां भी कम खतरनाक नहीं है। और सबसे भयानक है धारा 248, झूठा आरोप लगाना। जी, जहां कोई किसी निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आपराधिक आरोप लगा देता है, या फिर धारा 242 के तहत किसी और की पहचान चुराकर मुकदमा चलाता है। ये पूरा खंड इस बात को चीख चीख कर स्पष्ट करता है कि अदालतें केवल कागजों पर आंख बंद करके भरोसा करने वाली कोई स्वचालित मशीन नहीं है। वो क्रॉस चेक करती हैं। वे गवाहों और सबूतों की सत्यनिष्ठा की गहराई से जांच करती हैं और इसी सम्मान को बनाए रखने के लिए न्यायालय की अवमानना को धारा 228 के तहत एक सख्त अपराध माना गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाँ, अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाना पूरे न्यायतंत्र की नींव पर हमला करने जैसा है। अदालत का काम केवल फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि उस फैसले तक पहुंचने के रास्ते में बिछाए गए इन तमाम झूठ के जालों को एक एक करके काटना भी है। बिल्कुल। ये सफर सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। अब हम अपने स्रोतों के अंतिम हिस्से की तरफ चलते हैं, जो शरण देने वालों के बारे में है। हाँ, ये हिस्सा उन लोगों के बारे में है जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, जो अपराधियों की मदद करते हैं, उन्हें बचाते हैं और पनाह देते हैं। धारा 224 से 227
और फिर 249 से 250 तक का भाग इसी पर केंद्रित है। ये बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं। मान लीजिए कि पुलिस किसी को पकड़ने गई है, तो धारा 224 के तहत खुद अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रतिरोध करना या भागना अपराध है। और धारा 225? बात यहीं खत्म नहीं होती। धारा 225 और 226 उन लोगों से निपटती हैं जो किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तारी से बलपूर्वक छुड़ाने की कोशिश करते हैं या उसे कानूनी हिरासत से भगा ले जाते हैं। ये तो सीधे तौर पर राज्य की सत्ता और शक्ति को खुली चुनौती देना हुआ। एकदम फिल्मी स्टाइल में पुलिसमैन पर हमला करके मुजरिम को छुड़ा लेना। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू भी जुड़ता है। वो क्या? कि आखिर कोई किसी अपराधी को क्यों बचाता है। धारा 227 और 249 किसी अपराधी को छिपाने या उसे शरण देने से संबंधित है। अक्सर हम देखते हैं कि परिवार के सदस्य, दोस्त या किसी गिरोह के लोग वफादारी या डर के नाम पर अपराधियों को पनाह देते हैं। ये तो अक्सर होता है। लेकिन कानून बहुत स्पष्ट है। भावनाएं अपनी जगह है, लेकिन किसी अपराधी को पनाह देना राज्य के खिलाफ एक अपराध है। और जहां भावनाएं नहीं होती वहां पैसा काम करता है। बिल्कुल। मेरे हिसाब से इसमें सबसे चिंताजनक बात धारा 250 में लिखी है। ये धारा अपराधी को बचाने के लिए रिश्वत या कोई उपहार लेने के बारे में है। ये वो खतरनाक बिंदु है जहां अपराध और भ्रष्टाचार आपस में हाथ मिला लेते हैं। एक नेस्टेड क्राइम बन जाता है। जी, जब कोई व्यक्ति, चाहे वो कोई आम नागरिक हो या कोई प्रभावशाली अधिकारी, पैसे या किसी भी फायदे के लालच में किसी अपराधी को बचाने का सौदा करता है, तो वो केवल एक मामले को प्रभावित नहीं कर रहा होता, वो पूरे सिस्टम को सड़ा रहा होता है। वो पूरे समाज की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा होता है और न्याय की पूरी इमारत को खोखला कर रहा होता है। इन धाराओं का एक ही संदेश है कि न्याय का सौदा नहीं किया जा सकता। और जो लोग अपराधियों के लिए खाल बनने की कोशिश करते हैं, वे भी कानून के प्रहार से बच नहीं सकते। बिल्कुल सही। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो असल में निष्कर्ष क्या निकलता है? बीएनएस की धारा 201 से लेकर 250 तक का ये पूरा सफर हमारे सामने एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। और वो तस्वीर ये है कि रास्ता आसान नहीं है। एकदम। न्याय प्रणाली का काम केवल उस मूल व्यक्ति को सजा देना नहीं है जिसने समाज में कोई अपराध किया है। न्याय प्रणाली को वास्तव में एक साथ दो अलग अलग मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। सही कहा। पहला मोर्चा है वह मुख्य अपराध, और दूसरा, जो शायद कहीं अधिक जटिल और थका देने वाला मोर्चा है, वह उस अपराध को छिपाने के लिए बुना गया झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार का पूरा ताना बाना, जो कि बहुत गहरा होता है। यह विश्लेषण हमें दिखाता है कि व्यवस्था को बाहरी अपराधियों के साथ साथ अपने भीतर पनपने वाली भ्रष्ट प्रवृत्तियों, सत्ता का दुरुपयोग, आम लोगों का असहयोग और झूठे साक्ष्यों के दलदल से भी लगातार लड़ना पड़ता है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये सच है कि ये धाराएं सच्चाई को झूठ के तीरों से बचाने के लिए एक ढाल की तरह काम करती हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार उभर कर आता है जो इन कानूनी दस्तावेजों से बहुत परे जाता है। वो क्या है? हमने देखा कि इन 50 धाराओं को पूरी तरह से मानव मनोविज्ञान और इंसानी फितरत को ध्यान में रखकर लिखा गया है। हाँ। चाहे वो शपथ लेने से इनकार करना हो, झूठे दस्तावेज बनाना हो या अपनी पहचान छिपाना हो, ये सभी इंसानों द्वारा किए जाने वाले धोखे हैं। लेकिन अगर हम भविष्य की ओर देखें तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी तकनीकें हावी हो रही हैं। अरे, ये तो एक बिल्कुल नया आयाम है। बिल्कुल। जब मशीनें ऐसे झूठे दस्तावेज, नकली तस्वीरें और फर्जी वीडियो बनाने लगेंगी जिन्हें इंसान की आंखें पहचान भी ना सकें, तब क्या होगा? ये तो बहुत ही डरावना विचार है। एक ऐसी कानूनी संहिता जो इंसानों के झूठ बोलने की फितरत को पकड़ने के लिए लिखी गई है, वो उन झूठे साक्ष्यों से कैसे लड़ेगी जो किसी इंसान में नहीं बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम ने रचे हैं? बाप रे। क्या हमारी ये न्याय प्रणाली डिजिटल युग के इस नए मायाजाल को तोड़ने में सक्षम होगी, या फिर हमें मशीनों द्वारा रचे गए झूठ से निपटने के लिए एक पूरी तरह से नई कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी? यह एक ऐसा ज्वलंत सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्या अद्भुत और विचारणीय प्रश्न है। जी। यह वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि जैसे जैसे समाज और तकनीक बदल रही है, वैसे वैसे न्याय को भी अपनी आंखें और भी ज्यादा खुली रखनी होंगी। बिल्कुल। तो इस बेहद ही रोचक और आंखें खोल देने वाले विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस नए गहन अध्ययन में सभी सुनने वालों का स्वागत है। बिल्कुल। इस चर्चा का हिस्सा बनना हमेशा ही अच्छा लगता है। तो आज की हमारी चर्चा एक ऐसे विषय पर है जो शायद पहली नजर में थोड़ा जटिल लग सकता है, या नीरस भी लग सकता है। हाँ, नीरस भी। लेकिन असल में ये हमारे समाज, हमारे व्यवहार और सुरक्षा के सबसे गहरे ताने बाने से जुड़ा है। बिल्कुल सही कहा। आज हम भारतीय न्याय संहिता, जिसे संक्षेप में बीएनएस भी कहा जाता है, उसकी धारा 251 से लेकर 300 तक का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कानून का, है ना? अक्सर जब हम कानूनों और धाराओं की बात सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ अदालत, कटघरे या वकीलों की बहस की छवि बन जाती है। हाँ, काले कोट और तारीखों वाली छवि। एकदम।
लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो ये धाराएं केवल नियम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानवीय व्यवहार के सबसे अंधेरे कोनों, हमारे लालच, हमारे डर और समाज को सुरक्षित रखने के प्रयासों का एक बेहद जीवंत दस्तावेज है। सच में। ठीक है, चलिए इसके हर पहलू को खोलकर समझते हैं और देखते हैं कि ये 50 धाराएं मिलकर किस तरह का सुरक्षा चक्र बनाती हैं। मेरी भी यही कोशिश रहेगी। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है कि ये विशेष 50 धाराएं यानी 251 से 300 तक ये अपराध के किसी एक छोटे से हिस्से को नहीं बल्कि एक पूरे जीवन चक्र को कवर करती हैं। जीवन चक्र मतलब आमतौर पर सुनने वालों को लग सकता है कि अपराध का मतलब है किसी ने चोरी की या किसी को चोट पहुंचाई और बात वही खत्म हो गई। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन अगर हम इन धाराओं पर गौर करें तो ये बताती है कि अपराध के बाद क्या होता है। अच्छा, मतलब सबूत मिटाना और वो सब। बिल्कुल, उसे छुपाना, सबूत मिटाना, जालसाजी करना, संपत्ति हड़पना और यहाँ तक कि सबसे करीबी लोगों का भरोसा तोड़ना। बाप रे। ये सब एक इकोसिस्टम की तरह काम करता है। कानून की नजर में सिर्फ वो व्यक्ति अपराधी नहीं है जो मुख्य अपराध करता है, बल्कि वो पूरा तंत्र भी उतना ही बड़ा अपराधी है जो उस अपराध को पनपने में मदद करता है। एकदम सही, या उसे छिपने में मदद करता है। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, एक इकोसिस्टम वाला विचार। हाँ, तो चलिए इसी इकोसिस्टम के पहले हिस्से यानी अपराध छिपाने और जालसाजी के खेल से शुरुआत करते हैं। ठीक है। धारा 251 से लेकर 254 तक का हिस्सा पूरी तरह से अपराध के बाद की कहानी कहता है। बिल्कुल, जैसे फिल्मों में होता है ना। हाँ, कि मुख्य विलन कोई और होता है लेकिन उसके पीछे एक पूरी टीम होती है जो खून के धब्बे साफ करती है या चोरी का पैसा ठिकाने लगाती है। वही तो धारा 251 स्पष्ट रूप से उस स्थिति के बारे में बात करती है जहां अपराधी को बचाने के लिए इनाम या रिश्वत दी जाती है। फिर धारा 252 से 254 आती है जो अपराध से संबंधित वस्तु को छिपाने से जुड़ी है। हाँ, वस्तु को छिपाने, अपराध से प्राप्त संपत्ति को छिपाने और रखने और उस संपत्ति का बेईमानी से उपयोग करने के बारे में। सही। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठता है। पूछिए। क्या सिर्फ किसी बैग को बेसमेंट में छिपाने वाले को भी, मतलब क्या उसे भी मुख्य अपराधी जितनी ही गंभीर नजर से देखा जाना चाहिए? ये बहुत ही लाजमी सवाल है और इसका जवाब कानून के काम करने के तरीके में छिपा है। अच्छा। देखिए, कोई भी अपराध एक शून्य में घटित नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति बैंक लूटता है तो उसे वो पैसा कहीं छिपाना होगा। हाँ, किसी के जरिए उसे सफेद करना होगा। बिल्कुल। जो व्यक्ति अपराधी को बचाने के लिए रिश्वत दे रहा है या चोरी की संपत्ति को अपनी अलमारी में छिपा रहा है, वो असल में न्याय की पूरी प्रक्रिया को पंगु बना रहा है। ओहो, मतलब वो सिस्टम को ही रोक रहा है। जी, धारा 252 और 253 का यही उद्देश्य है। अगर अपराध से जुड़ी किसी भी वस्तु या संपत्ति को कोई व्यक्ति छिपाता है तो वो उस अपराध को सफल बनाने में भागीदार बन जाता है। और आगे जाती है। वो कैसे? मान लीजिए किसी ने वो चोरी का पैसा सिर्फ छिपाया नहीं बल्कि उससे एक शानदार गाड़ी खरीद ली और इसका बेईमानी से उपयोग कर रहे हैं। हाँ, तो कानून इस बात को सुनिश्चित करता है कि अपराध से पैदा हुआ कोई भी लाभ समाज में पच ना सके। मतलब कानून उस ऑक्सीजन सप्लाई को ही काट देना चाहता है जिस पर अपराध जिंदा रहता है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया। और इसी धोखे की कड़ी में एक बहुत बड़ा हथियार है जालसाजी यानी फोर्जरी। हाँ, फोर्जरी। अगर हम धारा 255 को देखें तो ये जाली दस्तावेज बनाने के बारे में है और धारा 256 उन जाली दस्तावेजों का उपयोग करने के बारे में। बिल्कुल। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है धारा 257, सरकारी मोहर वाली धारा। जी, ये विशेष रूप से जाली सरकारी मोहर या स्टैंप बनाने से जुड़ी है। हाँ, ये बहुत गंभीर है कि मोहर की नकल करना। ये तो सीधे राज्य को चुनौती देना है। हाँ, ये तो एक तरह से सीधे राज्य की सत्ता को चुनौती देने जैसा लगता है। बिल्कुल सटीक कहा। एक सरकारी मोहर महज रबर और स्याही का टुकड़ा नहीं होती। तो क्या होती है? वो एक आम नागरिक के लिए भरोसे का सबसे बड़ा प्रतीक होती है। जब कोई व्यक्ति धारा 257 के तहत जाली सरकारी मोहर बनाता है तो वो सिर्फ किसी एक इंसान को धोखा नहीं दे रहा होता। नहीं, वो सरकार और पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर हमला कर रहा होता है। बाप रे। अगर लोगों का सरकारी मोहर से ही भरोसा उठ जाए तो समाज का पूरा ढांचा ही चरमरा जाएगा। इसलिए इसे बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है। समझ गई। और यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। कौन सी? धारा 258 कहती है कि अगर किसी व्यक्ति के पास जाली दस्तावेज केवल रखा हुआ भी है तो वो भी दंडनीय है। जी हाँ। रुकिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने महज अपने रिश्तेदारों के सामने रौब झाड़ने के लिए एक जाली डिग्री बनवा ली और उसे अपनी दराज में ताला लगा कर रखा हुआ है, हाँ, कहीं नौकरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी वो मुश्किल में पड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और यही कानून की दूरदर्शिता है। अच्छा। देखिए, अगर किसी के पास जाली दस्तावेज है तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि उसका इरादा भविष्य में कोई ना कोई धोखाधड़ी करने का है। नियत ही खराब है। बिल्कुल। कानून इस बात का इंतजार नहीं करता कि वो व्यक्ति उस जाली डिग्री से नौकरी हासिल कर ले या उस जाली वसीयत से जमीन हड़प ले। सही कहा। कानून उस साधन को ही गैर कानूनी घोषित कर देता है। तो फिर धारा 259 और 260 क्या है? धारा 259 जाली दस्तावेज बनाकर धोखा देने से जुड़ी है और 260 उस जाली दस्तावेज का असल प्रयोग करने से। मतलब इन धाराओं का पूरा सेट इस बात की गारंटी देता है कि जालसाजी को उसके जन्म से लेकर उसके इस्तेमाल तक हर स्तर पर कुचला जा सके। एकदम सही समझे। ये सच में एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जैसा है। हाँ, बचाव का पहला तरीका।
अब हम अपनी चर्चा के दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, जो सीधे तौर पर संपत्ति से जुड़े अपराधों पर केंद्रित है। यह हिस्सा बहुत व्यवहारिक है। हाँ, धारा 261 से लेकर 270 तक का सफर बहुत ही दिलचस्प है। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है धारा 261 से, जो चोरी की परिभाषा तय करती है, जिसे थेफ्ट कहते हैं। हाँ, और धारा 262 उसके दंड का निर्धारण करती है। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा, कानून सिर्फ चोरी पर नहीं रुकता। बिल्कुल नहीं। धारा 263 के अनुसार चोरी की संपत्ति को रखना और 264 के अनुसार उसे खरीदना या छिपाना भी इसी अपराध की श्रेणी में आता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जो चोर बाजार से सस्ते गैजेट्स या गाड़ियां खरीद के सोचते हैं कि अरे चोरी तो किसी और ने की, मैंने तो बस पैसे देकर सामान लिया है। यही वो मानसिकता है जिसे तोड़ने के लिए धाराएं बनाई गई हैं। कैसे? अर्थशास्त्र का एक सीधा सा नियम है, मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई। हाँ, चोरी का बाजार तभी फलता फूलता है जब उस चोरी के सामान को खरीदने वाले ग्राहक मौजूद हों। हाँ, बिना ग्राहक के तो बाजार चलेगा ही नहीं। बिल्कुल। धारा 263 और 264 उसी डिमांड को खत्म करने का काम करती हैं। ओहो, जड़ परवार। जी, अगर चोरी का मोबाइल या गाड़ी कोई खरीदेगा ही नहीं तो उस सामान को चुराने का कोई आर्थिक प्रोत्साहन ही नहीं बचेगा। इसीलिए चोरी का सामान खरीदने वाला व्यक्ति भी उस पूरे अपराध तंत्र का एक अहम पुर्जा माना जाता है। एकदम सही। यहाँ आकर मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि अब हम साधारण चोरी से आगे बढ़कर डकैती जैसे खौफनाक अपराध की ओर मुड़ है। रॉबरी। हाँ, धारा 265 डकैती को परिभाषित करती है और धारा 266 उसके दंड के बारे में है। लेकिन धारा 267 एक बहुत ही खौफनाक वास्तविकता को सामने लाती है, डकैती के दौरान चोट पहुंचाना। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, जब कोई किसी का बटुआ चुराता है तो वो सिर्फ संपत्ति का नुकसान है, लेकिन जब कोई हथियार दिखाकर, डराकर या शारीरिक चोट पहुंचाकर कुछ छीनता है तो अपराध की प्रकृति पूरी तरह से बदल जाती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो डकैती सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं है, ये एक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा की भावना पर सीधा हमला है। सही बात है, ये समाज में दहशत फैलाता है। और इसी दहशत को रोकने के लिए कानून एक बहुत ही सख्त रुख अपनाता है। कैसे? जरा धारा 268 पर गौर कीजिए। ये डकैती की तैयारी करने के बारे में है। तैयारी? हाँ, सामान्य रूप से न्याय व्यवस्था तब तक हरकत में नहीं आती जब तक कोई अपराध घटित ना हो जाए, या कम से कम उसका प्रयास न किया जाए। बिल्कुल। लेकिन डकैती इतना गंभीर अपराध है कि उसकी सिर्फ तैयारी करना, जैसे मुखौटे खरीदना या हथियार इकट्ठा करना, हाँ, या नक्शे बनाना, ये सब अपने आप में एक दंडनीय अपराध है। लेकिन क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या? मतलब किसी को सिर्फ इसलिए सजा देना क्योंकि वो तैयारी कर रहे थे? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के प्री क्राइम जैसा हो गया कि अपराध करने से पहले ही पकड़ लिया। क्या कानून को किसी के सिर्फ इरादों पर सजा देनी चाहिए? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हमें संगठित अपराध की प्रकृति को समझना होगा। संगठित अपराध? हाँ, धारा 269 जो डकैती के लिए गिरोह बनाने और 270 जो ऐसे गिरोह को स्थापित करने के बारे में है, वे इसका जवाब देती हैं। वो कैसे? देखिए, एक अकेला व्यक्ति गुस्से में या लालच में कोई अपराध कर सकता है, लेकिन जब 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर एक गिरोह बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, तो वे समाज के लिए एक अलग ही स्तर का खतरा बन जाते हैं। हाँ, एक गिरोह तो किसी छोटे शहर की पूरी शांति को तबाह कर सकता है। बिल्कुल। इसलिए जब बात संगठित गिरोहों की आती है तो कानून अपराध के होने का इंतजार नहीं कर सकता। मतलब समाज को बचाने के लिए उस गिरोह को उसकी तैयारी के चरण में ही खत्म करना आवश्यक हो जाता है। एकदम सही समझे। समझ गई। मतलब जब खतरा इतना बड़ा हो तो इंतजार करना बेवकूफी होगी। हाँ। अब हम एक ऐसे विषय पर आते हैं जो शायद शारीरिक हिंसा या हथियारों से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन मानसिक और आर्थिक रूप से इंसान को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। आप किस बारे में बात कर रही हैं? जब भरोसा टूटता है। ओ, धोखाधड़ी। हाँ, हमारी चर्चा का अगला हिस्सा धोखाधड़ी और विश्वासघात पर है। ये बहुत आम है। बहुत आम। धारा 271 सीधे तौर पर धोखाधड़ी को यानी चीटिंग को परिभाषित करती है, और धारा 272 इसके लिए दंड तय करती है। जी, और धारा 273 धोखे से संपत्ति प्राप्त करने से जुड़ी है। किसी न किसी रूप में धोखा एक ऐसी चीज है जिसका सामना समाज में बहुत से लोगों ने किया होगा। बिल्कुल। और धोखाधड़ी के मामलों में सबसे अहम बात होती है नीयत। हाँ, किसी को जानबूझकर इस तरह से भ्रमित करना कि वो अपनी संपत्ति, अपना पैसा या अपने अधिकार आपको सौंप दे। ये तो एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल है जहाँ पीड़ित खुद ही अपनी संपत्ति धोखेबाज को दे देता है। हाँ, लेकिन कानून की नजर में इससे भी ज्यादा गंभीर स्थिति तब पैदा होती है जब ये धोखा कोई ऐसा व्यक्ति करे जिस पर आपने आंख मूंद कर भरोसा किया हो। विश्वासघात। जी, यही पर धारा 274 यानी आपराधिक विश्वासघात, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लागू होती है। और इसका दंड धारा 275 में बताया गया है। और जो बात मुझे इस पूरे खंड में सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि कानून इस बात को बहुत बारीकी से तौलता है कि धोखा देने वाला इंसान है कौन। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। मतलब क्या वो कोई अजनबी है या कोई ऐसा जिस पर समाज का बहुत ज्यादा भरोसा टिका है, जैसे कि सरकारी कर्मचारी। हाँ,
जैसे कि धारा 276 सरकारी कर्मचारी द्वारा विश्वासघात के बारे में है और धारा 277 बैंक या किसी व्यापारी द्वारा किए गए विश्वासघात पर लागू होती है। सही बात। मान लीजिए एक आम दोस्त ने पैसे उधार लिए और वापस नहीं किए। हाँ, ठीक है। और दूसरी तरफ एक बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के खातों से पैसे ही गायब कर दिए। कानून इन दोनों को एक ही तराजू में नहीं तौलता। एकदम सही। जिम्मेदारी का स्तर जितना बड़ा होगा, विश्वासघात का प्रभाव भी उतना ही विनाशकारी होगा। हाँ, प्रभाव तो बहुत बड़ा होगा। जब एक आम नागरिक धोखा देता है तो वो दो लोगों के बीच का अपराध है। लेकिन जब एक सरकारी कर्मचारी जिसके पास जनता द्वारा दी गई शक्ति और भरोसा है, या एक बैंक कर्मचारी जिसके पास लोगों की जीवन भर की कमाई सुरक्षित है, बिल्कुल, वे अगर विश्वासघात करते हैं तो वो सिर्फ एक इंसान को नहीं ठगते, वे तो पूरी संस्था, पूरी व्यवस्था की नींव हिला देते हैं। हाँ, अगर लोग बैंकों पर या सरकारी अधिकारियों पर ही भरोसा करना छोड़ दें तो समाज का संचालन ही असंभव हो जाएगा। बिल्कुल असंभव। इसलिए कानून ऐसे लोगों को एक अलग और कहीं अधिक गंभीर श्रेणी में रखता है और उन्हें कड़ी सजा का प्रावधान करता है। ये बहुत ही शानदार दृष्टिकोण है। शक्ति के साथ साथ जवाबदेही का बढ़ना बहुत जरूरी है। अब हम अपनी चर्चा के अगले चरण में प्रवेश करते हैं, जो नुकसान और अतिक्रमण की हदों को पार करने के बारे में है। ठीक है। यहाँ हम धारा 278 से शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है शरारत। अंग्रेजी में इसे मिसचीफ कहते हैं। हाँ, मिसचीफ। वैसे शरारत शब्द सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा पड़ोसियों की घंटी बजाकर भाग गया हो। हाँ, ऐसा लग सकता है। लेकिन कानून की भाषा में इसका मतलब बहुत ही खतरनाक है ना? बिल्कुल। धारा 279 इसी शरारत से नुकसान पहुंचाने के बारे में बात करती है। बोलचाल में शरारत बहुत हल्का शब्द लगता है, लेकिन कानूनी रूप से इसका अर्थ है किसी संपत्ति को जानबूझकर ऐसा नुकसान पहुंचाना जिससे उसकी उपयोगिता या उसका मूल्य ही खत्म हो जाए। और जब ये नुकसान बड़े पैमाने पर होता है तो धारा 280 लागू होती है। धारा 280? हाँ, जो विशेष रूप से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी है। जैसे बसें जलाना या ट्रेन की पटरियां उखाड़ना। बिल्कुल, या सरकारी इमारतों को तोड़ना। ये सार्वजनिक संपत्ति हम सब की होती है। इसे नुकसान पहुंचाना मतलब पूरे समाज का नुकसान करना है। और ये विनाशकारी प्रवृत्ति किस हद तक जा सकती है, ये हम धारा 281 और 282 में देखते हैं। हाँ, वे बहुत ही गंभीर धाराएं हैं। धारा 281 आग या विस्फोट से नुकसान पहुंचाने के बारे में है और धारा 282 सीधे तौर पर किसी के घर या संपत्ति को आग लगाने को कवर करती है। सही कहा। किसी के घर को आग लगाना ये तो सिर्फ संपत्ति का नुकसान नहीं है, ये तो पूरी जिंदगी तबाह करने जैसा है। बिल्कुल, आग और विस्फोटक ऐसी चीजें हैं जिन पर इंसान का नियंत्रण बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। हाँ, आग तो बेकाबू हो जाती है। एक बार आग लगा दी जाए तो ये तय करना नामुमकिन है कि वो कितनी दूर तक फैलेगी और कितने लोगों की जान लेगी। बाप रे। इसलिए किसी के घर को आग लगाना सीधे तौर पर मानवीय जीवन को खतरे में डालना है। इसी खौफनाक संभावना को देखते हुए इसके लिए दंड भी बेहद कड़े रखे गए हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और पहलू है अतिक्रमण, यानी बिना इजाजत किसी की जगह में घुसना। ट्रेसपास। हाँ, ट्रेसपास। कोई व्यक्ति जब अपने घर का दरवाजा बंद करता है तो वो दुनिया से कटकर खुद को सुरक्षित महसूस करता है। घर तो सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए। उस सुरक्षा को तोड़ना अपने आप में एक आघात है। धारा 283 आपराधिक अतिक्रमण की बात करती है। और धारा 284? हाँ, धारा 284 विशेष रूप से घर में अवैध प्रवेश के बारे में है। और यहाँ भी अगर हम ध्यान दें तो कानून अपराध की परिस्थितियों के आधार पर गंभीरता का स्तर तय करता है। बिल्कुल, सिर्फ एक खुले दरवाजे से घर में घुसना एक बात है, लेकिन हालात इसे और भी संगीन बना सकते हैं। हाँ, मैंने भी इस पैटर्न को गहराई से नोटिस किया है। ऐसा लगता है जैसे कानून जैसे खौफ की सीढ़ियां चढ़ रहा हो। वो कैसे? उदाहरण के लिए धारा 285 कहती है कि रात में घर में घुसना एक अलग स्तर का अपराध है। फिर धारा 286 है जो ताला तोड़कर घर में प्रवेश करने के बारे में है। और इसके बाद धारा 287 आती है, हथियार के साथ घर में घुसना। वो बहुत खतरनाक। और अंततः धारा 288 जिसका मतलब है घर में घुसकर कोई अपराध करना। हाँ। जैसे जैसे घुसपैठिए का तरीका आक्रामक होता जाता है, कानून का शिकंजा उसी तरह कसता जाता है। कानून की ये मनोवैज्ञानिक समझ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे? देखिए, दिन के उजाले में एक खुले दरवाजे से कोई अजनबी अंदर आ जाए तो गुस्सा आता है। हाँ, गुस्सा तो आएगा। लेकिन कल्पना कीजिए कि रात के अंधेरे में कोई आपके घर का ताला तोड़कर हाथों में हथियार लिए खड़ा हो। उफ, ये तो बहुत डरावना है। उस समय घर के लोगों के मन में पैदा होने वाला खौफ, वो मानसिक आघात बिल्कुल अलग स्तर का होता है। बिल्कुल अलग स्तर का। रात का अंधेरा, टूटा हुआ ताला और हथियार, ये सब मिलकर इरादे की एक खौफनाक तस्वीर पेश करते हैं। कानून उसी खौफ और खतरे के अनुपात में दंड निर्धारित करता है। बहुत ही गहराई से समझाया आपने। अब हम इस गहन अध्ययन के अंतिम और शायद सबसे जटिल हिस्से में पहुंच गए हैं। जालसाजी और संपत्ति का खेल। हाँ, संपत्ति हड़पने का चक्रव्यूह और जालसाजी का चरम। धारा 289 से लेकर 300 तक ये पूरा खंड ऐसा लगता है जैसे कोई कॉर्पोरेट थ्रिलर फिल्म चल रही हो। हाँ, सच में ऐसा ही लगता है। जहां महंगी संपत्तियों को हथियाने के लिए एक के बाद एक शातिर चालें चली जा रही हैं।
शुरुआत धारा 289 से होती है। जो जालसाजी से संपत्ति हड़पने के बारे में है। हाँ, फिर धारा 290 है जाली दस्तावेज से धोखा देना, और धारा 291 जाली दस्तावेज के जरिए नुकसान पहुंचाना। इस पूरे खंड में एक बहुत ही स्पष्ट और सोचा समझा पैटर्न है। कैसा पैटर्न? आप इससे संपत्ति की धोखाधड़ी का एक पूरा सप्लाई चेन कह सकते हैं। सप्लाई चेन? हाँ। धारा 292 से लेकर 299 तक को अगर एक साथ देखा जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। कैसे? एक जालसाज कैसे काम करता है। सबसे पहले धारा 294 के तहत जाली दस्तावेज बनाए जाते हैं। फिर धारा 293 के तहत उन पर जाली मोहर लगाई जाती है। और धारा 295? धारा 295 ऐसे कागजात को अपने पास रखने की बात करती है और 292 उनका प्रयोग करने की। ये तो सच में एक पूरी फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल। मतलब कोई जाली मोहर बनाता है, कोई इससे दस्तावेज तैयार करता है, कोई उसे अपने पास सुरक्षित रखता है। हाँ। और फिर धारा 296 आती है जी। जो ऐसे जाली दस्तावेजों को बेचने या किसी को सौंपने का अपराध तय करती है। बिल्कुल। और इस पूरी फैक्ट्री का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? क्या होता है? वो लक्ष्य हमें धारा 297 में दिखता है, धोखे से किसी की संपत्ति लेना। ओहो। और अगर कोई उस अपराध से जुड़ी संपत्ति को अपने पास छिपाकर रखता है तो उस पर धारा 298 लागू होती है। अंततः इस पूरे खेल का एकमात्र मकसद होता है धोखाधड़ी से वित्तीय लाभ प्राप्त करना, जो धारा 299 के अंतर्गत आता है। मतलब कानून इस पूरे इकोसिस्टम के हर एक हिस्से को पहचानता है। जी। कोई भी यह कहकर नहीं बच सकता कि अरे मैंने सिर्फ जाली मोहर बनाई थी, जमीन तो किसी और ने हड़पी। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई इस धोखाधड़ी के चक्रव्यूह का हिस्सा है, चाहे उसकी भूमिका बस एक कागज पर हस्ताक्षर करने जितनी ही क्यों न हो, कानून की नजर में वो इस पूरी साजिश का अपराधी है। बिल्कुल। और इसी पूरी व्यवस्था का समापन होता है धारा 300 पर, जो संपत्ति से जुड़े इन तमाम अपराधों के लिए दंड को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है। सही कहा। ये एक तरह से इस पूरे अध्याय पर ताला लगाने जैसा है, जहां हर अपराध के लिए एक एक तय कीमत चुकानी पड़ती है। ये अंतिम धारा हमें ये याद दिलाती है कि संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखना किसी भी स्थिर समाज के लिए कितना बुनियादी है। हाँ, लोग अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से घर बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं। बिल्कुल। ये धाराएं ये सुनिश्चित करने की कोशिश करती हैं कि किसी की उस जीवन भर की मेहनत को कोई जालसाजी के कुछ कागजों या ताकत के बल पर छीन न सके। सच में चीजों की इतनी गहराई में जाना हमेशा आंखें खोलने वाला अनुभव होता है। ये सच है। 300 तक ये सिर्फ कागजी नियम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इंसान के धोखे, लालच, उसके डर और हिंसा के हर संभव रूप को गहराई से समझती हैं। सही बात। अपराध को छिपाने वाले से लेकर जाली मोहर बनाने वाले, चोरी का सामान खरीदने वाले और रात के अंधेरे में ताला तोड़ने वाले तक। कानून ने हर उस रास्ते को बंद करने की कोशिश की है जहां से समाज की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। एकदम सही। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? आज की हमारी चर्चा में हमने कई पारंपरिक अपराधों को देखा, जैसे ताला तोड़कर घर में प्रवेश जैसी शारीरिक घुसपैठ, जो धारा 286 में है। हाँ, और जाली सरकारी मोहर जैसी धोखाधड़ी, जो धारा 257 में है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया पूरी तरह से डिजिटल होती जा रही है, डिजिटल, हाँ, भविष्य में इस कानून का स्वरूप कैसा होगा? अच्छा, जब हमारी सारी संपत्तियां डिजिटल वॉलेट या क्लाउड में होंगी तो भविष्य में भौतिक तालों की जगह जो डिजिटल पासवर्ड्स लेंगे, और रबर की मुहर की जगह जो डिजिटल हस्ताक्षर लेंगे। बिल्कुल। उन्हें तोड़ने या उनकी जालसाजी करने के लिए क्या इसी तरह के सख्त और विस्तृत ढांचे भविष्य के कानूनों में अपनी जगह बना पाएंगे? ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या कानून तकनीक की इस तेज रफ्तार के साथ कदम मिला पाएगा? ये सच में एक बेहद शानदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। भौतिक दुनिया के अपराध अब जिस तेजी से डिजिटल दुनिया में रूप बदल रहे हैं, वो आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल चुनौती है। सुनने वालों के मन में भी इस सवाल ने जरूर कई नए विचारों को जन्म दिया होगा कि आखिर भविष्य में अतिक्रमण और जालसाजी की परिभाषाएं क्या होंगी। हाँ, ये विचार करने योग्य है। खैर, इसी विचारोत्तेजक बिंदु के साथ हम आज के इस बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक गहन अध्ययन का समापन करते हैं। ये चर्चा बहुत अच्छी रही। हमेशा की तरह जटिल विषयों को इस तरह आसान बातचीत में समझने का ये सफर बहुत ही शानदार रहा। उम्मीद है इस चर्चा से सभी को भारतीय न्याय प्रणाली की बारीकियों और समाज को सुरक्षित रखने वाले इन अदृश्य सुरक्षा चक्रों को समझने में मदद मिली होगी। मुझे भी यही उम्मीद है। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई दिलचस्प चर्चा के साथ। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और सवाल पूछते रहें। नमस्कार, और ज्ञान के इस नए गहन विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास और बेहद प्रासंगिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। बिल्कुल। आज का हमारा जो मुख्य स्रोत है वो है द आर्किटेक्चर ऑफ जस्टिस, अ पीनल कोड कंपेंडियम। अब इससे पहले कि किसी को ये लगे कि हम यहाँ कोई भारी भरकम कानूनी किताब या कोई नीरस नियमावली पढ़ने वाले हैं। हाँ, वो बहुत उबाऊ हो सकता है। बिल्कुल। तो मैं शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज का हमारा मिशन है धारा 301 से लेकर 358 तक के प्रावधानों को डिकोड करना। हम ये समझेंगे कि कैसे ये पूरा कानूनी ढांचा मानव जीवन, संपत्ति, महिलाओं की गरिमा और समाज की शांति की रक्षा करता है।
चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, ये जरूरी है क्योंकि ये नियम सिर्फ वकीलों या अदालतों के लिए नहीं बने हैं। ये वो अदृश्य दीवारें हैं जो समाज के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाती हैं। हर जागरूक इंसान को ये पता होना चाहिए कि हमारा समाज किन नैतिक नियमों पर टिका है। ये बिल्कुल सत्य है। मतलब ये दस्तावेज सिर्फ धाराओं और सजाओं की कोई सूखी सूची नहीं है, बल्कि ये मानव व्यवहार, हमारी कमजोरियों और एक सभ्य समाज को बनाए रखने के लिए जो नियंत्रण चाहिए होते हैं ना, उनका एक विस्तृत मानचित्र है। सही कहा। जब हम इन संहिताओं का अध्ययन करते हैं तो हम वास्तव में समाज के क्रमिक विकास की कहानी पढ़ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि समय के साथ मानवता ने किन कृत्यों को अपराध माना है। बिल्कुल, ये न्याय का वो वास्तुशिल्प है जिसकी मजबूत नींव पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बिना किसी डर के चलती है। तो आइए इस ढांचे की पहली मंजिल से शुरुआत करते हैं, जो सीधे तौर पर जीवन और शरीर की सुरक्षा से जुड़ी है। ये खंड धारा 301 से 320 तक फैला हुआ है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ जो सबसे बड़ा अंतर उभर कर आता है वो है हत्या और गैर इरादतन हत्या के बीच का फर्क। आम जिंदगी में लोग अक्सर इन दोनों को एक ही चश्मे से देखते हैं। हाँ, क्योंकि दोनों में किसी की जान जाती है। बिल्कुल, लेकिन जहां तक मैं समझ पाई हूँ, कानून ऐसा बिल्कुल नहीं करता। इसके अलावा धारा 301 डकैती या लूट के दौरान हुई हत्या की बात करती है, जो अपराध को और भी खतरनाक बना देती है। और फिर धारा 303 और 307 हत्या के प्रयास से जुड़े हैं, जबकि 308 गैर इरादतन हत्या के प्रयास को परिभाषित करती है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो यह है कि इरादा क्या था। बिल्कुल, कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि अंतिम परिणाम क्या हुआ है, बल्कि वो बहुत गहराई में जाकर ये देखता है कि उस कृत्य के पीछे का इरादा या मंशा क्या थी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो अलग अलग घटनाओं में किसी की जान चली जाती है। पहली घटना में एक व्यक्ति महीनों से किसी को खत्म करने की योजना बना रहा था। उसने पूरी तैयारी की थी। हाँ, हथियार जुटाए और सही मौके का इंतजार किया। यह धारा 302 यानी हत्या का स्पष्ट मामला है। और दूसरी घटना में मान लीजिए बाजार में दो अजनबियों के बीच अचानक कोई बहस हो जाती है, हाथापाई होती है और अनजाने में किसी को ऐसी चोट लग जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ इरादा जान लेने का नहीं था। बिल्कुल नहीं। कानून की नजर में दोनों के परिणाम भले ही समान हों, लेकिन इरादा बिल्कुल अलग था। इसलिए हत्या और गैर इरादतन हत्या, जो धारा 304 है, उसके बीच ये गहरी रेखा खींची गई है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा न्याय तंत्र अंधा या यंत्रवत नहीं है। वो मानवीय भावनाओं और क्षणिक क्रोध को समझता है। हाँ, वो परिस्थितियों की जटिलता को देखता है। ये एक बहुत ही रोचक दृष्टिकोण है। और अगर हम इसी खंड में थोड़ा और आगे बढ़ें तो जीवन के प्रति लापरवाही से जुड़े प्रावधान भी सामने आते हैं, जैसे धारा 306, जो लापरवाही से मृत्यु कारित करने के बारे में है। ये अक्सर सड़क हादसों में देखा जाता है। हाँ, सोचिए, कोई व्यक्ति सड़क पर अंधाधुंध गाड़ी चला रहा है। उसका इरादा किसी की जान लेने का नहीं है, लेकिन उसकी उस घोर लापरवाही से किसी निर्दोष की जान चली जाती है। कानून इस लापरवाही को भी अत्यधिक गंभीरता से लेता है। इसके साथ ही आत्महत्या से जुड़े बेहद संवेदनशील मुद्दे भी हैं। धारा 305 आत्महत्या के लिए उकसाने पर दंड तय करती है और 309 आत्महत्या के प्रयास के बारे में है। और फिर शारीरिक चोटों की बात आती है। बिल्कुल, धारा 310 और 311 सामान्य चोट की बात करती हैं, जबकि धारा 312 गंभीर चोट को परिभाषित करती है। अब किसी को थप्पड़ मारना और किसी की हड्डी तोड़ देना दोनों चोट है। लेकिन हमारा न्यायतंत्र इन्हें एक ही तराजू में नहीं तोलता। सही कहा। जब बात किसी स्थायी नुकसान की आती है तो ये गंभीर चोट की श्रेणी में आता है, और अगर यह चोट किसी खतरनाक हथियार से दी गई हो तो धारा 313 लागू होती है। बिल्कुल, चोट के इन प्रकारों को अलग अलग करना यह सुनिश्चित करता है कि सजा अपराध के अनुपात में ही दी जाए। लेकिन इसी कड़ी में कुछ ऐसे अपराध भी हैं जो मानवता को सच में शर्मसार कर देते हैं। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। इन सब में जो सबसे खौफनाक प्रावधान मुझे लगता है वो है धारा 314 और 315, जो तेजाब हमले और उसके प्रयास से जुड़े हैं। ये बहुत ही विचलित करने वाला विषय है। क्या सिर्फ कड़े कानून बना देने से इन जघन्य अपराधों पर रोक लग सकती है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। तेजाब हमले के इन विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करना इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे कानून आधुनिक समय के भयानक अपराधों के खिलाफ खुद को ढालता है। हाँ, क्योंकि पहले ये अलग से अपराध नहीं था। बिल्कुल, कुछ दशक पहले तक तेजाब हमले को अलग से संहिताबद्ध नहीं किया गया था। इसे अक्सर केवल गंभीर चोट मान लिया जाता था, जो कि पर्याप्त नहीं था। एकदम सही। लेकिन जब समाज ने यह महसूस किया कि यह सिर्फ शारीरिक चोट नहीं है, बल्कि यह एक इंसान की पहचान और उसके पूरे भविष्य को नष्ट करने का एक क्रूर कृत्य है, तो व्यवस्था ने इसे धारा 314 और 315 के तहत एक अलग और बेहद गंभीर अपराध माना। और इसी तरह जीवन को खतरे में डालने वाले कृत्य, जैसे धारा 316 लापरवाही से चोट पहुंचाना, धारा 317 और चोट के कारण मृत्यु, धारा 318 भी इसी का हिस्सा है। यहां तक कि कानून अजन्मे बच्चे के अधिकारों की रक्षा भी करता है। गर्भपात कराने के लिए धारा 319 और बिना सहमति के गर्भपात के लिए धारा 320 को स्पष्ट रूप से अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ये देखना वाकई विस्मयकारी है
कि कैसे न्याय का ये ढांचा जन्म से पहले ही एक जीवन की रक्षा करना शुरू कर देता है। अब शारीरिक सुरक्षा तो एक बात हो गई, लेकिन आज के दौर में सिर्फ शरीर को बचाना ही काफी नहीं है। किसी इंसान की गरिमा, उसकी निजता और उसकी आजादी का क्या? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। और यही बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये हमें हमारी चर्चा के दूसरे खंड की ओर ले जाता है, जो धारा 321 से 330 तक है। ये हिस्सा पूरी तरह से व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता पर केंद्रित है, खासतौर पर महिलाओं के मामले में। बिल्कुल। धारा 321 महिला की मर्यादा भंग करने और धारा 322 यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों को संबोधित करती है। लेकिन तकनीक के इस नए दौर में जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है धारा 323 यानी पीछा करना या स्टॉकिंग, और धारा 324 यानी छिप कर देखना या ताक झांक करना, जिसे वॉयरिज्म कहते हैं। हाँ, ये ऐसे अपराध हैं जो सीधे तौर पर किसी व्यक्ति की मानसिक शांति पर गहरा आघात करते हैं। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो धारा 323 और 324 ये साबित करती हैं कि कानून अब केवल दिखाई देने वाली शारीरिक चोट तक सीमित नहीं है। सही बात है। बहुत पहले यह माना जाता था कि अगर शरीर पर कोई घाव नहीं है तो अपराध नहीं हुआ, लेकिन आज निजता का अधिकार और मानसिक स्वास्थ्य मूलभूत स्तंभ बन चुके हैं। किसी का लगातार पीछा करना, चाहे सड़क पर या इंटरनेट पर, बहुत डरावना होता है। बिल्कुल, ये उस पीड़ित व्यक्ति के भीतर एक ऐसा स्थायी खौफ पैदा करता है जो शायद किसी शारीरिक घाव से भी ज्यादा दर्दनाक हो। कानून अब ये पूरी तरह स्वीकार करता है कि मानसिक प्रताड़ना और निजता का हनन भी गंभीर अपराध है। ये हमारी न्याय प्रणाली के परिपक्व होने का बहुत बड़ा संकेत है। और परिपक्वता का ये संकेत अपहरण और तस्करी से जुड़े कानूनों में भी दिखाई देता है। स्वतंत्रता किसी भी इंसान का सबसे बुनियादी अधिकार है। धारा 325 अपहरण के सामान्य स्वरूप की बात करती है, जबकि 326 विशेष रूप से नाबालिगों के अपहरण से जुड़ी है, जो बहुत ही संवेदनशील मामला है। और धारा 327 विवाह के उद्देश्य से किए गए अपहरण पर रोक लगाती है। फिर हम आते हैं समाज के सबसे घिनौने पहलुओं में से एक पर, मानव तस्करी धारा 328 और बच्चों की तस्करी धारा 329। और धारा 330 के तहत उनसे बंधुआ मजदूरी करवाना, इंसान को एक निर्जीव वस्तु की तरह खरीदना और बेचना, ये वे अपराध हैं जो इंसानियत की बुनियाद को हिला देते हैं। लेकिन इतने कड़े कानूनों के बावजूद ये अपराध पूरी तरह खत्म क्यों नहीं होते? देखिए, कानून एक ढाल है, लेकिन उस ढाल को उठाने वाले हाथ यानी समाज और प्रशासन कितने मजबूत हैं, ये भी मायने रखता है। बिल्कुल। अपहरण और तस्करी के ये प्रावधान समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्ग की सुरक्षा पर जोर देते हैं। जब कोई ताकतवर व्यक्ति किसी गरीब को बंधुआ मजदूर बनाता है तो वो केवल कागजी कानून नहीं तोड़ रहा होता, वो एक इंसान के इंसान होने के अधिकार को ही खत्म कर रहा होता है। एकदम सही। कानून यहाँ इसलिए है ताकि स्पष्ट संदेश दिया जा सके कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को अपनी संपत्ति नहीं समझ सकता। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? स्वतंत्रता और गरिमा की इस चर्चा के बाद ये देखना भी जरूरी है कि एक इंसान समाज में कैसे रहता है, अपनी संपत्ति को कैसे सुरक्षित रखता है। और यही हमारा तीसरा खंड आता है। हाँ, समाज, संपत्ति और सार्वजनिक व्यवस्था, जो धारा 331 से 350 तक है। सबसे पहले स्वतंत्रता पर प्रहार की बात आती है। धारा 331 किसी को गलत तरीके से कैद करने को अपराध मानती है। धारा 332 जबरन श्रम और 333 आपराधिक धमकी से जुड़ी है। और फिर सम्मान की रक्षा का विषय आता है। बिल्कुल। प्रतिष्ठा भी जीवन भर की कमाई होती है, इसीलिए धारा 334 में मानहानि और 335 में उसके दंड का कड़ा प्रावधान है। और सार्वजनिक शांति को भी नहीं भूल सकते। हाँ, धारा 336 शांति भंग करना, 337 दंगा करना और 338 गैर कानूनी सभा, ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि सड़कें युद्ध का मैदान न बने। एक सभ्य समाज केवल हथियारों के डर से नहीं बल्कि आपसी भरोसे पर चलता है। जब बात संपत्ति के खिलाफ अपराधों की आती है तो कानून बहुत सुस्पष्ट है, जैसे अवैध प्रवेश धारा 339 और घर में घुसना धारा 340। हाँ, ये केवल ईंट पत्थर का उल्लंघन नहीं है, ये किसी के सुरक्षित आश्रय का उल्लंघन है। इसी तरह चोरी धारा 341, जबरन वसूली 342 और डकैती धारा 343 से लेकर डकैती की तैयारी 344 तक के प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि किसी की संपत्ति सुरक्षित रहे। कोई रातों रात आकर किसी का सब कुछ नहीं छीन सकता। और अगर कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है धारा 345 या आगजनी करता है धारा 346 तो कठोर दंड है। और ये भरोसा सिर्फ भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है, आर्थिक व्यवस्था में भी इस भरोसे की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। धारा 347 धोखाधड़ी, 348 जालसाजी, 349 नकली दस्तावेज और 350 नकली मुद्रा। ये अपराध सीधे तौर पर शारीरिक चोट तो नहीं पहुंचाते, लेकिन इनका प्रभाव पूरे देश पर विनाशकारी होता है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। जालसाजी और नकली मुद्रा जैसे अपराध पूरी आर्थिक व्यवस्था और समाज के भरोसे की नींव को खोखला कर देते हैं। हाँ, कागज के टुकड़े की कीमत व्यवस्था के भरोसे पर ही होती है। सोचिए, अगर नकली मुद्रा बाजार में बेधड़क चलने लगे तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी।
इसलिए ये ढांचा इन आर्थिक अपराधों को भी उतनी ही गंभीरता से लेता है जितना कि किसी हिंसक अपराध को। अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। धारा 351 से 358 ये इस न्याय संरचना की आखिरी ईंटें हैं जो प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करती हैं। शुरुआत होती है धारा 351 आपराधिक धमकी और 352 जानबूझकर अपमान करने से। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है वो है धारा 353 अफवाह फैलाना। ये आज के डिजिटल युग में बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। हम देखते हैं कि पारिवारिक संदेश समूहों में लोग बिना सोचे समझे भ्रामक संदेश भेज देते हैं। साथ ही सार्वजनिक शांति भंग करना धारा 356 और सरकारी आदेश का उल्लंघन धारा 355 भी इसी का हिस्सा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अफवाह फैलाना या सरकारी आदेश का उल्लंघन करना देखने में छोटे लग सकते हैं। लोग कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ एक संदेश आगे बढ़ाया था। हाँ, लेकिन ये छोटे लगने वाले कृत्य एक बड़ी व्यवस्था को पंगु बना सकते हैं। एक झूठी अफवाह दंगा भड़का सकती है, किसी आपात स्थिति में सरकारी आदेश की अनदेखी हजारों की जान खतरे में डाल सकती है। सच में। और धारा 356 जो अपराध में सहायता करने और 357 जो अपराध छिपाने से जुड़ी है, ये स्पष्ट करती है कि अपराधी का साथ देना भी आपको मुजरिम बना देता है। न्याय प्रणाली को चलाने के लिए हर नागरिक की ये जवाबदेही है। और अंततः हम पहुंचते हैं धारा 358 पर, जो इस संहिता का नाम, इसके लागू होने का विस्तार और प्रारंभ तय करती है। यह वो मुहर है जो इसे वैधानिक शक्ति प्रदान करती है। हमने आज वास्तव में एक बहुत लंबी यात्रा तय की है। धारा 301 के खौफनाक अपराधों से लेकर गैर इरादतन हत्या, तेजाब हमलों की भयावहता, महिलाओं की निजता, मानव तस्करी और आर्थिक अपराधों तक। और अंत में अफवाहों पर लगाम लगाते हुए धारा 358 तक समाज को सुरक्षा के धागे में पिरोया है। इस चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि कानून की ये संहिता समाज का आईना भी है और मजबूत ढाल भी। बिल्कुल। जब हम इसके पीछे का तर्क समझ जाते हैं तो हम केवल डरने वाले नागरिक नहीं बल्कि समाज के जागरूक रक्षक बन जाते हैं। अज्ञानता को दूर कर सशक्तिकरण लाना ही हमारा उद्देश्य है। तो आज के इस गहन विश्लेषण को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हमने चर्चा की कि कानून समय के साथ बदलता है। जरा सोचिए, अगर किसी दिन समाज से ये सारी लिखित धाराएं और कानून मिटा दिए जाएं, तो क्या इंसान की अपनी नैतिकता उसे चोरी करने या अफवाह फैलाने से रोक पाएगी? यह एक बहुत गहरा सवाल है। स्वभाव के सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। ज्ञान की इस यात्रा में शामिल होने के लिए सभी का हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगले गहन विश्लेषण में। तब तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और सोचते रहें।